क्या हुआ मेरी जान? सैड सैड क्यों हो? वो अपने ज़रूरी काम निपटा कर अभी-अभी घर वापस आया था। परिवीश सुबह से घर पर अकेली थी, ये सोचकर वो जितना जल्दी हो सके घर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे टीवी को देखते कम और घूरते सदा पाकर वो इसके पास ही आकर बैठ गया था। बोर हो रही हूँ, इतनी याद आ रही है आशी की। वो साथ होती थी तो सारा दिन इतना अच्छा गुज़र जाता था। आशी को नहीं जाना चाहिए था। अब मैं सारा दिन किसके साथ रहा करूँगी? इसके बगैर तो एक ही दिन में बोर हो गई हूँ मैं। वो उदासी से बोली जबकि इसकी उदासी पर आकाश मुस्कुराया था। अरे मेरी जान, मैं हूँ ना तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए। आओ मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर ठंडी फिज़ा में चलोगी तो अच्छा महसूस करोगी। वो फ़ौरन इसकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, बस घर पर बोर हो रही हूँ। आप थके हुए आए हैं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि आशी यहाँ होती तो अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन मुझे समझना होगा कि इसकी भी ज़िंदगी है, शोर है, घर है, इसे वहीं रहना चाहिए जहाँ हरास भाई से अपने साथ रखना चाहते हैं। इन दोनों का कपल बहुत प्यारा है, एक-दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते हैं वो दोनों। वो फ़ौरन अपनी उदासी दूर करते हुए इसे कहने लगी थी, जबकि इसकी बात पर वो मुस्कुराया था। बिल्कुल मेरी समझदार बीवी, तुम बहुत अच्छे से समझ चुकी हो। आप बिल्कुल उदास मत होना, चलो आओ डिनर करते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर पिलाऊँगा। फिर तुम मुझे अपने परसों रात वाली आई लव यू का भी हिसाब दोगे। कल तो तुम बच गई थी मेरे आने से पहले सोकर, लेकिन आज नहीं बच पाओगी। आज तो मैं पूरे-पूरे हिसाब लूँगा। वैसे देखता हुआ शरारत से बोला तो परिविश के चेहरे पर एक दफ़ा फिर से शर्म और हया के रंग बिखरने लगे थे। नो, नो माय डार्लिंग, तुमने अभी से शर्माना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें पूरा-पूरा मौका दूँगा शर्माने का, इतनी जल्दी भी क्या है? वह नरमी से अपना नाक इसकी गर्दन पर सहलाते हुए बोला तो परिविश की धड़कनों में इश्ताल सा बर्पा हो गया था। डॉक्टर ने मना किया है। वो अपनी तेज़ होती सांसों पर काबू पाते हुए बोली तो आताश का कहका बड़ा बेसाख्ता था। ये तो मेरे कान में सरगोशी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम्हें हिसाब देना होगा अपने एक-एक लफ्ज़ का। और मैं हिसाब के मामले में बड़ा पक्का हूँ। हिसाब के मामले में मैंने आज तक किसी से मार नहीं खाई और तुम्हारे साथ तो मेरे और भी बहुत सारे हिसाब निकलते हैं। हताश इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोल रहा था, जबकि इसकी बातें परिविश को घबराहट में मुबतला कर रही थी। वह पहले भी एक-दूसरे के करीब आए थे, पहले भी फासले मिटे थे, लेकिन अब जिस तरह से हताश इसे वल्वलाना निगाहों से देखता था, इसकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत देखकर वो खुद पर नाज़ करने लगी थी। और वो क्यों ना करती नाज़, इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मिला था इसे, जो इसकी ज़रा-ज़रा सी बात को इतने गौर से सुनता था जैसे वो कोई बहुत ज़रूरी बात कर रही हो। वो छोटी-छोटी बातें करती थी तो अरताज की निगाहों को खुद पर महसूस करते हुए वो शर्मा भी जाती थी। अब भी इसका यही हाल हो रहा था। इसकी जान लुटाती नज़रों से कन्फ्यूज़ होती आहिस्ता से जगह छोड़कर उठने लगी। जब बर्ताश ने इसे थाम कर अपनी तरफ खींचा था, वो वापस सोफ़े पर गिरते हुए इसके ऊपर आई थी। कहा, अभी तो हिसाब बेबाक होने बाकी हैं, जल्दी से खाना खा लो, इसके बाद हिसाब-किताब शुरू करते हैं। इसके लब्बों पर अपने लब रखते वो नरमी से इसके निचले लब को अपने लब्बों की गिरफ्त में हल्का-सा दबा गया था। जबकि इसकी बेबाक हरकत पर वो बुरी तरह से घबराती अपना आप इसकी गिरफ्त से छुड़वाते हुए किचन में काम करती मुलाज़िमों के पास आ गई थी। इसके यूँ भागने पर अरताश की शरारती निगाहों में शरारत भरी थी। वो जब तक किचन में छुप न गई थी, तब तक वो अपनी शरारती निगाहों से इसी पर मरकूज़ किए हुए था। अभी तो शुरुआत है मिसेस, अभी आगे-आगे तुम्हें पता चलेगा कि अरताज शाह किस बला का नाम है। वो मुस्कुराकर सोफ़े पर अपने दोनों बाजू फैलाते हुए सर्द आह भरकर रह गया था। इस दूरी ने तो इसे सचमुच में पागल कर दिया था। ये दूरी इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी बीवी के पास जाना चाहता था, इसकी रूह में समाना चाहता था। अपनी कुर्बत और मुज़ो जज़्बात से इसे पागल कर देना चाहता था। वो इसे बताना चाहता था कि वो दिल बनकर इसकी धड़कनों में धड़कने लगी है। वो कितनी ख़ास हो चुकी है इसके लिए, वो खुद भी नहीं जानता था। हाँ, लेकिन वो इसके लिए पागल हो रहा था। इसकी बेकरारियाँ अरूज पर थी, वो अपनी तमाम तर बेकरारियों को इसके सुपुर्द करके परसुकून होना चाहता था। लेकिन इसका ये सुकून इसके चंद दिन के फासले पर था और ये फैसला वो तय नहीं कर पा रहा था। ये कुछ दिन इसे पूरी तरह से झंझोड़ रहे थे। वो जानता था यूँ बेकरारियाँ सहकर इसकी नाज़ुक जान वो जानता था यूँ बेकरारियाँ सहकर इसके नज़दीक जाना इसे पागल कर देगा। परिविश के लिए आने वाले दिन काफ़ी भारी साबित होंगे। इतनी महंगी लड़की को तुम लोग इस तरह से वहाँ छोड़कर आ गई। अंदाज़ा भी है इसकी कीमत क्या थी? मैंने इतनी मुश्किल से ढूँढ-ढूँढ कर कम उम्र और खूबसूरत लड़कियाँ खरीदी थी और तुम इस लड़की को वहीं पर छोड़कर आ गई। अगर कोई मर गया था तो अपनी मौत मरा था। मेरा पैसा बर्बाद क्यों किया तुम लोगों ने? रेशम भाई गुस्से से पागल हो रही थी। इसे रोशनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो डर के मारे एक लड़की को इस हवेली में छोड़कर आ गई थी और लड़की भी वो जिसे अब तक किसी चीज़ की समझ ही नहीं थी। कौन है, कहाँ से आई है, किसी को कुछ नहीं बता पाई थी। अपनी ही ज़ुबान बोलती थी। इस नई लड़की को तुम लोग अपने साथ लेकर गई क्यों थी? वहाँ पर अगर तुम लोगों से वो लड़की सँभाली ही नहीं जानी थी तो रेशम भाई का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। रेशम भाई मैं क्या करती? इस लड़की ने शोर डालकर हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। वो फिर से इसके दो आशिक एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे पर बंदूकें तान ली थी और फिर वहाँ पर शाहसाई आ गए, जिसने ये महफिल लगाई थी। इसने बिना सोचे समझे इन दोनों में से एक आदमी को मार दिया था और जिस तरह वो लड़की रो रही थी, मुझे यकीन था वो दूसरी को भी मार डालेगा। और एक और राज की बात है, जो शाहसाई था कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो आपके कोठे से रुहा को लेकर गया है। क्या मतलब? शाहवीर शाह रुहा का भाई? रेशम भाई ने हैरानगी से पूछा था, जिस पर रोजी ने हाँ में सर हिलाया था। हाँ, बिल्कुल वही था, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। वैसे तो मैं इसको जानती नहीं, लेकिन रूहा को वहाँ देखा था। रूहा ने खुद बताया कि शाबिर शाह इसका भाई है। ओए रेशम भाई, शाबिर शाह की बीवी वल्लाह इतनी खूबसूरत है तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अरे परिविश भी बेहद हसीन थी, लेकिन ये लड़की क़यामत है। क़यामत, अगर ये लड़की तुम्हारे कोठे पर होती तो तुम्हें किसी दूसरे मुल्क से लड़कियाँ मंगवाने की ज़रूरत पेश ना आती। इतनी खूबसूरत और कमसन कली थी कि मैं तो इसे देखकर हैरान रह गई। कहाँ वो जिन शाबिर शाह और कहाँ वो नोहेर कली। अरे छोड़ो, हमें क्या, मैं तो वैसे ऐसे ही बता रही थी।
कि मैंने खूबसूरती देखी है तो शाबिर शाह की बीवी की देखी है। शाबिर शाह से पंगा तो हमें पहले भी बड़ा महंगा पड़ा था, कितना बड़ा नुकसान हुआ था, इस रात बुलाया नहीं जा सकता था। और इसके साथ दूसरी मुलाकात भी हमें महंगी पड़ गई है। वो लड़की पुलिस में हरगिज़ नहीं जाएगी क्योंकि इसका पहला ग्राहक पुलिस वाला था। बाकी मैं किसी पुलिस वाले को साथ लगाकर इस लड़की की तलाश में निकलती हूँ। इस हवेली से तो निकल ही चुकी होगी। वो शाबिर शाह ने सबको वहाँ से जाने का हुक्म दे दिया था। हो सकता है वो हारून मलिक के पास हो, क्योंकि वो हारून मलिक इसका आशिक हो गया था। यकीनन इसे तनहा देकर वो इसे अपने साथ ले गया होगा। मैं इसे कैसे भी करके ढूंढ कर लाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो इसे देखते हुए बोली थी। मुझे इसकी फिक्र नहीं है। जीनत की सुनाओ, कहाँ पहुंची इसकी मोहब्बत की दास्तान? बादशाह उकताया या अभी तक नहीं? रेशम भाई मौसू बदल गई थी। कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के अपने घर लेकर गया है। निकाह के बाद इसने किसी लड़की को जीनत से ना मिलने दिया है। ना सुनने में आया है कि कोई लड़की आई थी इसे मिलने के लिए। बादशाह की बीवी थी, मालूमात से पता चला है। बाकी आपने तो कहा था कि अब वो लड़की हमारे किसी काम की नहीं है। अगर जिंदा बच भी जाए तो कोठे पर वापस ना आए, क्योंकि अब इसका जिस्म पर कोई घाव थूकना भी पसंद नहीं करेगा। रोजी सोचते हुए पूछने लगी थी। हाँ कहा था, लेकिन वार तो मैं नहीं बादशाह का वार मैं नहीं भूली। मैंने हाँ कहा था, लेकिन बादशाह का वार तो मैं नहीं भूली ना। इसने मुझे बदसूरत बनाया है। इस लड़की की खातिर मैं देखना चाहती हूँ बादशाह इसकी बदसूरती के साथ कब तक इसे कबूल करेगा। वो पुरसुकून अंदाज में बोली थी। मुझे लगता है बादशाह अभी तक हकीकत से नावाकिफ है। इसे पता नहीं चला कि जीनत को इस हाल में पहुंचाने वाली आप हैं। था क्योंकि मैंने इसे कह दिया था कि इसकी मोहब्बत को बदसूरत बनाने वाला शाबिर शाह है। जब मैंने ही इसे बता दिया था कि ये सब कुछ करने वाला कौन है, तो वो जीनत से क्या पूछता। लेकिन मैंने देखना यह है कि ये मोहब्बत की पट्टी कब तक इसकी आंखों पर बंदी रहेगी। जीनत ने मुझे धोखा दिया है। इस धोखे की सजा मैंने इसे जिंदगी भर के लिए बदसूरत बनाकर दी है। जो रेशम भाई के साथ गलत करता है, रेशम भाई भी इसे खुश रहने का हक छीन लेती है। वो दीवानी थी वारिद शाह की। इसने मुझे हमेशा खुश रखा है। अगर वारिद शाह इससे निकाह की ख्वाहिश करता तो मैं हंसी खुशी से भेज देती इसके साथ। लेकिन देखो, इसने धोखा दिया और अब इस धोखे की सजा वो जिंदगी पर काट लेगी। बस वो दिन दूर नहीं, वारिद शाह इसके जिस्म की ख्वाहिश में पागल होकर इसके करीब जाएगा और इसकी बदसूरत जिस्म पर थूकेगा। वो चेहरे पर मुखर मुस्कुराहट लिए बोल रही थी, जबकि रोजी खामोशी से इसे सुन रही थी। आसानों के करीब इसकी आंख खुली तो खुद को बिल्कुल वारिद शाह के नजदीक पाया था। इसकी गर्म सांसें इसकी गर्दन के करीब जगह को झुलसा रही थी। वारिद शाह गहरी नींद सो रहा था, जबकि सोते हुए इसका एक हाथ इसकी गर्दन के नीचे, जबकि दूसरा इसके पेट के बेहद नजदीक बेड पर था। वो बिल्कुल खामोशी से इसकी तरफ देखते हुए बेड से उठने के बारे में सोच रही थी। इसका बेड पर मजीद एक लम्हे में रहना कोई इरादा नहीं था। इससे अजीब सी घबराहट हो रही थी। इससे पहले भी वारिद शाह कमरे में कोठे पर इसके बेहद करीब रहा था, लेकिन इतनी नजदीकी इन दोनों के बीच से इससे पहले कभी भी ना आई थी। कल तक तो इसके जहन में ये भी ना आया था कि वह यहाँ वारिद शाह के इतने के नजदीक होगा। इन दोनों के बीच हमेशा एक फासला रहा था। वो कभी एक दूसरे के इतने नजदीक नहीं आए थे। वो जब भी इसके पास इसे मिलने के लिए आता तो वो बेड पर सोता था, जबकि जीनत रात को जमीन पर कुछ बिछाकर सो जाती। इस चीज़ पर कभी भी वारत ने इतराज़ नहीं किया था। वो खुद भी इससे दूर रहना चाहता था, लेकिन इससे मिलने की चाह इसे कोठे पर खींच लाती थी। लेकिन निकाह के बाद वो सारे फासले मिटाना चाहता था। वो इस वक्त इसके इतने करीब था कि इसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती जीनत घबराने लगी थी। आज से पहले वो कभी किसी शख्स के इतने करीब न गई थी। मुजरे के दौरान अक्सर मर्द इसके पास आने की कोशिश करते थे, इसे गैर इखलाकी तरीके से छूने की कोशिश करते थे, जिसके बिना वो बिना महसूस करवाए इनसे पीछे हट जाती। वो मर्द उसे फासला बनाकर रखना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। और फिर तो जब वारिद शाह इसकी ज़िंदगी में आ गया था, इसने खुद ही अपने आप को पीछे कर लिया था। इसने खुद को कभी भी किसी के सामने पेश किया ही नहीं था। वो अपने आप को सिर्फ बादशाह तक महदूद कर चुकी थी। और फिर जिस तरह से मुजरे की तरह वो मर्दों से बेजारी दिखाती थी, मर्द भी बेजारी से पीछे ही हट जाते। मुजरे के दौरान थिरकती फिरकती लड़कियां ही मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो पाती थी। रेशम भाई के कोठे पर पिछले 6 साल से इसने और कुछ सीखा हो या ना हो, लेकिन मर्दों की हर जात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। कौन सा मर्द किस तरह से औरत में दिलचस्पी दिखाता है, कौन सी औरत मर्द को अच्छी नहीं लगेगी। वो मर्द के एक से वाकिफ थी। इसीलिए मर्दों से दूर रहना इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वारिद शाह से दूर रहना मुश्किल था, क्योंकि ये इंसान कोई गैर नहीं बल्कि इसका हक हलाल का शौहर था। इन दोनों के बीच में एक बहुत मजबूत तल्लक था, और तल्लक इतना मजबूत था कि वो इस पर मलकियत रखता था। इसे अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसके हाथ से अपना सर हटाते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी, जब वारिद शाह की आंख खुल गई थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो उठकर इससे पूछने लगा था। इसके लहजे में बेकरारी थी। वो इसे लेकर बहुत एहसास हो रहा था। हाँ जी, जी हाँ मैं ठीक हूँ, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई थी जब वारिद शाह ने तेजी से बेड से उठा इसकी साइड आया था। वो हैरत से इसे देखने लगी थी। बस कितने करीब क्यों आ रहा था? चलो आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो उठकर इसे सहारा देते हुए इसका हाथ थाम चुका था। वो अक्सर कोठे वाले कमरे में शर्ट नहीं पहनता था, लेकिन इस वक्त भी वो शर्टलेस था। इससे पहले इसे कभी यूं बिना शर्ट के देखकर अजीब नहीं लगा था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसकी कुर्बत से घबरा रही थी। बस के करीब वो कभी इसके ज़्यादा करीब नहीं आया था। इसके इस तरह से करीब आना छूना इसे परेशान कर रहा था। कल भी वो उसके बेहद नज़दीक था। कल भी वो उसके लबों को छूता, कभी इसे अपनी गोद में उठा लेता। वो सब कुछ इसे इतना नर्वस नहीं कर रहा था जितना आज ये सोचकर वो नर्वस हो रही थी कि कल सारी रात वो इसके इतने करीब सोया रहा था। नहीं, मैं चली जाऊँगी। वह इसके साथ वॉशरूम जाएगा ये सोचकर भी वो घबरा गई थी। नहीं, तुम नहीं जा सकती, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो आओ, अब कितनी देर यहाँ बैठना है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वैसे तो आज से नर्स भी आ जाएगी तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन फिलहाल तो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है ना। चलो आओ।
देर मत करो, इस तरह के कामों में देर नहीं की जाती। वह हल्का सा मुस्कुराते से कमर से थाम कर उठने में मदद कर चुका था। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, बस बेड से उठना मुश्किल होता है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आती हूँ। वो इसे देखते हुए कहने लगी, जबकि वो एक हाथ इसके कंधे पर रखता, दूसरा हाथ इसका हाथ थामते हुए इसे अपने साथ सहारे वाशरूम के दरवाजे तक लेकर आया था। जीनत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ मेरी जान, तुम मेरे निकाह में हो। खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है, मुझसे कैसा पड़ता, मुझसे बेहतर तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि रात में अपने काम में मसरूफ होने की वजह से बहुत देर से कमरे में आया था, और कमरे में आकर मुझे अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं तुम्हें यहाँ लाकर इस कमरे में आराम करने के कमरे छोड़कर चला गया था, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी हज़ार तरह की ज़रूरियात है जिन्हें मैंने पूरा करना है। एक दफ़ा आकर कमरे में नहीं झांका, ये सोचकर कि तुम सो चुकी हो कि अपनी गैर जिम्मेदारी पर मुझे सारी रात मुझे सुकून नहीं मिला था। मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ चल रही थी, ना जाने तुमने कितनी मुश्किल से सब कुछ हैंडल किया होगा। देखो ना, मैंने एक दिन में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सका। वो वॉशरूम के दरवाजे पर आ रुका था। ऐसा नहीं है वालत, आप गैर जिम्मेदार नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बस ये समझाते हुए बोलते वो हल्का सा मुस्कुराया। वो बात बात पर कहती थी कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना अच्छा था ये तो आने वाला वक्त ही इसे बताने वाला था। जब वो इसकी शुद्धतों में बेहाल होते इसे बुरे होने का लकब देती। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, और अगर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर भी आऊँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो यकीनन इसकी शर्म व हया समझ चुका था, तभी इसे वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ने आया था। मतलब आप अंदर नहीं आ रहे? वो हैरानगी से पूछने लगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं अंदर आऊँ? अगर हाँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी शर्म को देखते हुए सोच रहा था कि तुम ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊँ। वो वॉशरूम के दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए इसे अपनी ही धुन में बोल रहा था, जब सीनत ने इसका बाजू पकड़ते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप प्लीज़ बाहर रुके, मैं अकेली अंदर जाऊँगी। वो जल्दबाजी में तेज़-तेज़ बोल रही थी, जबकि वारिशा के मुस्कुराते हुए वापस बाहर निकल गया था। दरवाज़ा खुला रहने दो। कमरे से बाहर निकलने पर वो बोला था, तो एक लम्हे के लिए जीनत के चेहरे पर फिर से सुर्खी छा गई थी। वो निगाह ज़मीन की तरफ करता सा झुकाकर हल्का सा अपने माथे को मसलते फिर से मुस्कुरा दिया था। मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, तो मेरे ख़्याल में तुम्हें अंदर से लॉक नहीं करना चाहिए। इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकती हो। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के साथ भी इस वक़्त तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, जब तक तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो जाती। इस तरह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझ पर भरोसा कर सकती हो तुम। वो नरमी से इसका हाथ थामे हुए बोला था, ऐसी बात नहीं है वारत, आप मेरे लिए भरोसे के लायक हैं। मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं सोचा, बस मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, बस दरवाज़ा खुला रहने दो। मैं फ़िलहाल तुमसे किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकता। वो नरमी से इसे समझाते हुए बोला, तो जीनत ने ऐसे सर हिलाया था। वो दूसरी तरफ चेहरा फिर कर खड़ा हो गया था, तो इसने दरवाजे को लॉक करना तो दूर बंद तक नहीं किया था। एला का लिबास पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका था, इसे यहाँ रहने की आदत होती जा रही थी। चंद ही दिन में वो इन लोगों के साथ काफ़ी अटैच हो गई थी। वो यहाँ सबके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। 2 दिन पहले ही रिजवाना और शकीला दोनों जाकर इसके लिए काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी, ताकि वो यहाँ बेहतर हुलिये में आसानी से घूम फिर सके। आसिर की जलन देखते हुए शाबिर ने दूसरी दफा ना तो एला से कोई काम कहा था और ना ही इसकी तरफ देखा था। यहाँ तक कि शकीला को भी मना कर दिया था कि एला इसके आसपास ना रहे। वो आसिर को किसी तरह की इनसिक्योरिटी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आसिर अब इसे बातें करने लगी थी। वो इसे अपने साथ बिठाता तो वो इसके पास सोफे पर बैठी कितनी ही देर से कुछ ना कुछ कहती रहती थी। अभी खुल करना सही, लेकिन कुछ हद तक हालात में बेहतरी आई थी। अभी तक कमरे में मौजूद चॉकलेट्स खत्म नहीं हुई थी, और ना ही इन चॉकलेट्स की खबर किसी को लगी थी। कल रात वो बाहर रूहा के साथ बैठी चॉकलेट खा रही थी। जब रूहा ने पूछा ये चॉकलेट किधर से आई है, तो इसने बड़े मजे से बताया था कि शाबिर इसके लिए लेकर आया है, लेकिन इसने ये नहीं बताया था कि इसके पास और भी चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स को लेकर वो काफी ज्यादा डरी थी, इसे अंदाजा हो गया था। कल रूहा ने नाराजगी से कहा था कि शाबिर भाई सिर्फ तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं, मेरे लिए नहीं लाए, तो इसने कंधे उचका दिए थे। हालांकि आज सुबह ही इसने अपने मुलाजिम को भेजकर रूहा के लिए चॉकलेट्स मंगवाई थी, और इस वक्त वो इसी चॉकलेट के पैकेट से मजे से बैठी चॉकलेट खा रही थी। वो अपनी चॉकलेट शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन रूहा के चॉकलेट को शेयर करने के लिए भी तैयार थी। वो अंदर दाखिल होता इनकी मस्तियां ही देख रहा था, जब मुलाजिम ने आकर बताया कि पुलिस बाहर आई है, और पुलिस के साथ साथ रोजी भाई भी है। पुलिस यहाँ क्यों आई थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। वो वहीं से उल्टे कदम वापस बाहर आ गया था। कल तक तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से इसकी तबीयत सच में खराब हो गई थी। वो कुछ दिन पहले तो बहाना बना रही थी कि वो अस्पताल ना जा पाएगी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि अब इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ दिन पहले तक इसका हरगिज कोई इरादा नहीं था इसके साथ अस्पताल जाने का, लेकिन अब इसे इतनी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर घर पर आई थी, उसका चेकअप करके गई थी, और फिर बाहर की मेडिसिन दी थी, और फिर बस आजकल तो बाहर की हालत लेकिन आज तो बहार ने इसकी हालत खराब कर दी थी। आज बरसम खुद इसके लिए डॉक्टर लेकर आया था, क्योंकि वो सुबह इसके करीब से उठते हुए महसूस कर चुका था कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। मिडाल बेड पर बेसुध पड़ी थी, जबकि डॉक्टर बरसम के साथ रूम में दाखिल हुआ तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ सरदारनी साहिबा, आपकी तबीयत ज्यादा खराब
क्या हुआ सैदानी साहिबा, आपकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए इसके पास आ बैठी थी। अभी नसीब नहीं जागे। इसने कमरे में दाखिल होती माँ बेगम और आमना बेगम को देखते हुए कहा था, अल्लाह पाक वो दिन भी लाएगा मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। तुम कब से बाहर है, कम से कम पता तो देती। वो नरमी से इसका माथा और बालों पर हाथ फेरते हुए बोली तो मीराल हल्का सा मुस्कुराई थी। बज़म के सामने इसे इसके घर वालों के साथ अच्छा बनने का ड्रामा भी करना पड़ता था। हालांकि बज़म के जाने के बाद वो इन्हें मुंह भी नहीं लगाती थी। माँ बेगम पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से वो भी मीराल का अंदाज ज्यादा नोट नहीं करती थी। लेकिन वो इतना जानती थी कि इनकी बहू इस घर में सिवाय बज़म के और किसी को पसंद नहीं करती। माँ बेगम सरदार साहब, अब लोग बाहर जाए, मैं मीराल बीबी का चेकअप करती हूँ। डॉक्टर इन्हें देखते हुए बोली तो मरजम ने हैरत से देखा था। इसे बुखार ही तो है, चेक इसे बुखार है तो चेक ही तो करना है। इसमें इन लोगों को बाहर जाने की भला क्या जरूरत थी? अरे बेटा, हमें बाहर जाने की भला क्या जरूरत है? बाहर ही तो चेक करना है तुमने। यहाँ पर कौन सी इसकी खुशखबरी सुनाने जा रही हो? तुम आमना बेगम का अंदाज मोहब्बत में लिपटा हुआ था, लेकिन लफ्जों के जहर भी काफी गहरे लगे थे। चाची जान प्लीज, बाहर लोगों के सामने थोड़ा सा लिहाज कर रखा करें। हम बाहर जाते हैं, आप अपना काम कर लीजिए। बरसम पहले कम आवाज में आमना बेगम को और फिर कहते हुए बाहर निकल गया था, जबकि आमना बेगम भी इसके पीछे ही निकल गई थी। माँ बेगम, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकती हैं, आपसे भला क्या पर्दा? मुझे शक है कोई खुशखबरी है, बस इसीलिए मैंने सरदार को यहाँ से बाहर भेजा है। मैं आपको एक प्रॉपर किट देती हूँ, आप अपना चेकअप करवा लें वॉशरूम में जाकर। वो मीराल को देखते हुए कहने लगी थी, जिस पर उसने उकताए हुए अंदाज में से देखा था। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ये बात वो खुद बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। आप कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने पूरे यकीन से कहा था, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपनी प्रेगनेंसी रोकने के लिए हादसा की दवाइयां इस्तेमाल करती थी। ये दवाइयां यहाँ से नहीं बल्कि अमेरिका से मंगवाती थी। इसकी प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर के बार बार कहने पर वो उठ गई थी। पता नहीं मेरे बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। शादी को 6 साल हो चुके हैं, अब तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई। तुम्हारे हाथ मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। वरना चाहते हुए भी इसमें उम्मीद में बंद गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो बड़े बड़े ख्वाब देखे, लेकिन फिर भी एक जरा सी उम्मीद इन्हें ख्वाबों के जहान में ले जाती थी। वो चाहकर भी इस उम्मीद से मुंह नहीं फेर सकती थी। शादी के 6 साल बाद भी इनका बेटा बेऔलाद था। इस तकलीफ ने इन्हें अंदर से चीर डाला था। और दूसरी तरफ वारद था, जो रिदा की रुखसती वाले दिन ही घर छोड़कर चला गया था। वो 7 महीने पहले घर वापस आया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के आखिरी वक्त में इनका साथ निभाने के लिए इसे मजबूर किया गया था, रिदा के पास जाने के लिए। दादी के वफात को मुश्किल 20 दिन हुए थे जब इन्हें रिदा की तरफ से खुशखबरी मिली थी। अम्मा बेगम के तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इस खुशी ने इन्हें जैसे पागल सा कर दिया था, और इसी खुशी को माँ बेगम भी महसूस करना चाहती थी। अपने बच्चे की औलाद कौन माँ नहीं चाहती हो, कि यही वजह थी कि वो दबे दबे लफ्जों में कहीं दफा बरजम को दूसरी शादी के लिए भी कह चुकी थी। यहाँ तक कि अब तो बाबा भी बज़म की दूसरी शादी का जिक्र कर चुके थे, लेकिन बज़म के साफ इनकार पर बाबा ने इतना भी कह दिया था कि कहीं कमी तुम में ही तो नहीं जो तुम दूसरी शादी भी नहीं कर रहे। बाबा की इस बात पर वो बिलबला उठा था, लेकिन बाबा ने भी कह दिया था कि तुम एक बांझ औरत के साथ सारी जिंदगी गुजारना भी चाहते हो तो खुशी से गुजारो, लेकिन हमें हमारी जायदाद का कोई वारिस दे दो। कितनी दफा बंद कमरों में ये जिक्र करा था। बज़म अपनी बीवी के जिक्र किसी के मुंह से बर्दाश्त नहीं करता था। बस इतना कहकर खामोश हो जाता कि अगर नसीब में औलाद हुई तो खुद बहुत मिल जाएगी, दूसरी या तीसरी बीवी लाने से कुछ नहीं होता। ये नसीबों का खेल है। अगर खुदा ने नसीब में कोई औलाद लिखी हुई तो वो मिल ही जाएगी। और इन्हीं बातों पर वो खामोश हो जाते थे। अम्मा बेगम मसलसल बंद दरवाजे को देख रही थी, कब मीराल बाहर आएगी, कब इन्हें कोई खबर सुनाएगी। नाउमीदी ही सही, चलो एक उम्मीद खत्म हो जाएगी, इसी बेचैनी को राहत मिल जाएगी जिसमें वो किसी खुशखबरी के इंतजार में बैठी थी। क्या बात है नादर खान, तुम इतने परेशान क्यों हो? बार बार दरवाजे की तरफ क्यों जाते हो? तुम हैरियत तो है ना? कुछ है तो मुझे बताओ, अगर कोई मसला है तो। इसने थोड़ी देर पहले जिन्नत को थाम कर बाहर धूप में बिठाया था। इसके लिए इसने 2 नर्सेस का इंतजाम करवाया था, जो 24 घंटे इसके साथ रहती थी, इसका ख्याल रखती थी। वो एक लम्हे के लिए भी इसे गालिब नहीं होती थी। और फिर वारिद इसके मामले में इतना ज्यादा पसेसिव था कि वो लम्हे के लिए भी इन्हें आके पीछे ना होने देता था। वो भी इसे धूप में बिठाकर खुद अपने हाथों से इसे नाश्ता करवा रहा था। जब इसने अपने हाथ काट को तीसरी दफा बाहर की तरफ जाते देखा था, इसकी बेचैनी खतरे का इशारा कर रही थी। वो जीनत को नाश्ता करवाकर बाहर की तरफ इसके पास आया था। अब वो चौथी दफा बाहर जा रहा था जब इसने इसे रोक लिया था। सही कुछ ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है खतरा है। मैंने कुछ अनजान लोगों को बार बार करके आगे पीछे होते देखा है। कल रात भी मुझे शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। तकरीबन 8 दिन से आप इस घर में रह रहे हैं। 8 दिनों में इसने मुसलसल किसी को हवेली के आगे पीछे घूमते फिरते देखा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कोई बीबी या आपका दुश्मन है। पहले तो फिर मामला ठीक थे, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था कि वो लोग कौन हो सकते हैं, लेकिन कल रात मैंने एक आदमी को देखा और इसे मैंने पहचान गया। वो परेशानी से बता रहा था, जबकि वारिद ने हैरत से देखा था। पहचान गया तो मतलब तुम जानते कि वो कौन है जो इस घर के आगे पीछे घूम रहा है? तो फिर परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर जानते हो तो जाकर वजह जानो कि क्यों इस घर के आगे पीछे घूम रहे हैं ये लोग। क्या वजह है? क्या दुश्मनी है? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। और अगर वजह बहुत बड़ी है तो खत्म कर दो वजह को सिरे से। मैं अपने घर के आसपास किसी को नहीं चाहता। जब तक सीनत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, सारा काम मैं घर से ही करूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। ये औरत मेरी बीवी नहीं, मेरी जिंदगी है। अगर इस औरत को कुछ हो गया तो वारिस अपनी जान से जाएगा। साईं, आप पे चलने वाली गोली नादर खान अपने सीने पर खाएगा। वो आपके चाचा के बेटे शावीर शाह का खास आदमी रह चुका है। मैं इसे पहचानता हूँ, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। मैं इस मामले में धोखा हरगिज नहीं खा सकता। लेकिन शावीर शाह आपके पीछे क्यों लगा है? आपके साथ भला इसकी क्या दुश्मनी है? वो क्यों अपनी तरफ से जंग छेड़ेगा? मैं समझ नहीं पा रहा। वो हैरानगी से देखते हुए बोल रहा था, जबकि वालिद का फोन बजा। अपने मोबाइल पर रेशम भाई की कॉल आती देखकर इसने गुस्से से आंखें मीची थी। तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? तुमने जुर्रत कैसे की वारिस शाह का नंबर मिलाने की? वो गुस्से से दहा रहा था, जबकि दूसरी तरफ रेशम भाई ने थूक निकलते हुए अपने आप को आईने में देखा था। चेहरे की बदसूरती साफ आया थी। वो परसों ही वापस कोठे पर आई थी अस्पताल से। इसे इन लोगों ने बहुत मारा था, लेकिन इस मार से कहीं ज़्यादा इसे वारिस शाह की मार का गुस्सा था। इसने नफ़रत से आईने से चेहरा फेर लिया था और वो बेतहाशा बदसूरत लग रही थी, और इसे इतना बदसूरत वारिस शाह ने ही बनाया था, जिसकी आवाज़ इस वक्त इसके कानों में गूंज रही थी। सही में क्या मेरी औकात क्या? मैं तो आपको बाखबर करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। शाविशा आया था यहाँ पे, कह रहा था कि जीनत सिर्फ इसकी है। मेरी हिम्मत कैसे हुई जीनत को आपके हवाले करने की? बड़ी मार तोड़ की है यहाँ पर, हर चीज़ बर्बाद कर गया है। हाय मेरा तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन कह रहा था कि आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपने इसकी जीने से निकाह करके इसे इसकी पहुंच से दूर कर दिया है। अब वो आपको कब्र में उतारेगा। रेशम भाई ने बेड पर बैठे हुए अपनी नई चाल इसके सामने रखी थी, जबकि दूसरी तरफ से वारिस शाह का कहका बड़ा बेसाख्ता था। इसका कहका सुनकर रेशम भाई की मुस्कुराहट सिमट गई। अगर ऐसी बात है तो इसे मेरा पैगाम दो रेशम भाई कि मैं कब्र में उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकेला नहीं। शाविर को मेरे साथ कब्र में उतरना होगा। वह तनाक इरादे लिए बोला था, मैं आपका पैगाम इस तक पहुंचा दूंगी साईं, लेकिन ये ना हो कि इससे पहले वो अपना काम कर दिखाए। मेरा मतलब है, कह रहा था जीनत को उठवा लेगा। खबरदार रेशम भाई, जो मेरी औरत का जिक्र इस अंदाज में किया, मैं चीर कर रख दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी शाविर शाह को भी। वो गुस्से से फिरते हुए दहाड़ा था। साईं आप जानो, आपके चाचा का बेटा जाने, इससे पहले कोई मुसीबत आ जाए। मैं आपकी हैरवा बनकर आपको पैगाम देना चाहती थी। मैं फ़ोन रखती हूँ। इसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वारिस शाह का गुस्सा इस वक्त सवा नेज़े पर था। नादर खान गाड़ी निकालो, मुझे अभी और इसी वक्त गाँव जाना है। आज या तो शाविशा मेरे हाथों मरेगा या फिर अपने हर बुरे काम के लिए तौबा करेगा। वो गुस्से से कहता अपनी बंदूक गाड़ी के फ्रंट सीट पर फेंक चुका था। इसके हुक्म पर नादर ने तेजी से गाड़ी निकाली थी, जबकि वो जीनत को बताने के लिए अंदर चला गया था। सुनो जीनत, मेरी जान, मुझे बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मुझे अभी गांव जाना पड़ रहा है। मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। वो इसके पास आते हुए कहने लगा था, जबकि इसके दोनों नर्सेज इसके करीब ही थी। जीनत घर पर अकेली है, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम तो रात को भी यहीं पर रुकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस ना जाऊँ तुम्हारे साथी भी कहीं ना जाए। हो सकता है मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जीनत के मामले में किसी की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने अपने काम में जरा भी गलती की तो याद रखना, मैं नौकरी से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हें जिंदगी में कहीं और काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो इन दोनों को देखते हुए बोला था। इसका लहजा काफी सख्त था। जीनत को बुरा लगा था। वो सबसे इसी तरह से बात करता था। शायद वो इसके लहजे का हिस्सा था, इसकी तबीयत में ही गुस्सा था। वह जब नॉर्मल लहजे में बात कर रहा हो तब भी गुस्से की रमक कहीं ना कहीं बीच में शामिल होती थी। ना जाने से बात करते हुए इसका गुस्सा कहाँ जा सकता था। इसके लहजे में इतनी मिठास उतर आती थी कि हालांकि वो किसी से भी बात करते हुए इसके लहजे का साहित्यपन से खौफजदा कर देता था। वो लोग कहीं नहीं जाएंगी, आप जाए अपना काम करके आए। गाँव जाना है आपने, यकीनन हवेली जाना होगा। बेशक रात को वापस मत आइएगा। ये दोनों मेरे पास ही होती है, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी वजह से आप यहाँ पर फंस कर रह गए। आपको रीता के पास जरूर जाना चाहिए। अगर वो आपकी बीवी है, वो आपकी हर जायज़ जरूरियात को पूरी कर सकती है। मैं अपनी सारी जरूरतें तुमसे पूरी करूंगा बीवी। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सूरत के पास जाने की हर की ज़रूरत है। मैं अपनी जायज़ नाजायज़ सारी ज़रूरतें तुमसे ही पूरी करूंगा। तुम ये सब कुछ सोच कर खुद को इतना हल्कान मत करो। जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा, अपना ख्याल रखना। वो नरमी से इसका माथा चूमता वहां से निकलता चला गया था। इसकी थोड़ी सी आवाज़ में की गई बातों को यकीनन पास खड़ी नर्सें सुन नहीं पाई थी, लेकिन वालिद के लहजे की तेजी यकीनन इन दोनों ने भी सुनी थी और समझी भी थी कि वो हम ही इनसे शर्मिंदा हो गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं रेगुलर मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये बात बाहर नहीं निकालूंगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? क्या जो मेडिसिन मैंने मंगवाई है वो ठीक से असर नहीं कर रही? ओह माय गॉड, अगर किसी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तूफान आ जाएगा। मुझे ये सब कुछ अभी रोकना होगा, मुझे कंट्रोल करना होगा। मैं कैसे ये सब कुछ यहाँ पर खत्म कर दूँ? हो सकता है ये मशीन खराब हो, मुझे खुद अपने आप में कोई चेंजिंग महसूस क्यों नहीं हो रही? अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा? मैंने माइकल पर यकीन करके गलत किया। मुझे इसे मेडिसिन नहीं मंगवानी चाहिए थी। मैं कैसे भी नूरम को फोर्स कर देती, इसे किसी बात को लेकर धमकी दे देती, लेकिन मेडिसिन इसी से मंगवाती। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माइकल पर यकीन नहीं करना चाहिए था। माइकल की वजह से हुआ है ये सब कुछ। पता नहीं मुझे कौन सी मेडिसिन भेजता रहा है। मुझे पहले इन मेडिसिन को डॉक्टर आसमा से चेक करवा लेना चाहिए था। अब क्या होगा अगर ये बात घर में किसी को पता चल गई तो? वो परेशानी से अपने हाथ में पकड़ी प्रेग्नेंट किट को देख रही थी, जिसमें साफ जाहिर था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज़ को बिल्कुल ठीक से यूज़ करने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? नहीं, मैं बरसम और अपने बीच किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। मैं अपनी खूबसूरती को बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं ये बात बाहर नहीं आने दूंगी। वो मुसलसल सोच रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया था। इस मसले का हाल इसे समझ नहीं आ रहा था। ये बात किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ वाशरूम में खड़े वो इसका कोई हल नहीं निकाल सकती थी। क्या हुआ? आपने इतनी देर कर दी, लाइए वो किट मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने इसे कुछ भी सोचे समझे का मौका दिए बगैर इसके हाथ से किट ले ली थी। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ था कि मिराल इसे रोक ही नहीं पाई। वो चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए माँ बेगम की तरफ देखने लगी। माँ बेगम, मैंने बताया था ना, मेरा शक कभी गलत नहीं होता। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर ने इन्हें देखते हुए कहा तो एक लम्हे के लिए इनके हाथ पैर कांपने लगे थे, जबकि मिराल हैरत से लोगों को देख रही थी। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन घर में यह खबर लम्हों में फैल गई थी। घर की मुलाजमा ने दरवाजे से डॉक्टर से मिलने वाली खुशखबरी को सुना था और फिर अगले ही लम्हे पूरी हवेली में ऐलान हो गया था, जबकि माँ बेगम ने आगे बढ़ते हुए मिराल को थाम कर अपने सीने से लगा लिया था।
खुशी की लहर पूरी हवेली में दौड़ी थी। हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया था। वो जो थोड़ी देर पहले बाहर आया था और अभी अरमान और मोमरिश के साथ कहीं बाहर जाने के लिए गाड़ी की तरफ आया था, मुलाजमा के भागकर इसके पास आते हुए इसने नागवारी से मुलाजमा को देखा था। सरदार साईं अंदर चलिए, माँ बेगम आपको बुला रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी आए, डॉक्टर को बख्शिश देनी है। माँ बेगम तो खुशी से पागल होकर अपने खानदानी कंगन डॉक्टर के हवाले करने लगी थी कि छोटी बीबी ने इनका हाथ पकड़ लिया, जल्दी चले वरना वो पूरी हवेली डॉक्टर के नाम लिख देंगी। मुलाजमा इसे कहते हुए वापस अंदर की तरफ भागी थी, जबकि इसे हैरत से अरमान और मोमरिश को देखा था, जो खुद भी इसकी बात सुनकर हैरान थे। ऐसी कौन सा कारण का खजाना इसकी माँ के हाथ ला किया था कि वो इतनी दरिया दिल हो गई थी कि इसके बाप की मोहब्बत की निशानी डॉक्टर के हवाले कर रही थी। लगता है माँ बेगम को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, चले हम भी जरा खुश हो लेते हैं। यरमान मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ गया तो मोमरिश भी इसके पीछे ही गया था। बज़म के कदम भी बेख्तियार अंदर की तरफ उठे थे, जहां मुजावर अपने कमरे से अभी भी निकलकर बाहर आया था। लगता है माँ बेगम को दादी बनने की खुशखबरी मिल गई है। इस खुशखबरी के अलावा और कोई खुशखबरी हवेली में इस तरह का इनकलाब नहीं ला सकती। मुजावर ने मुस्कुराते हुए बज़म के कंधे पर हाथ रखा था। वो मुस्कुरा भी न सका था। 6 साल से वो खुशखबरी का इंतजार ही तो कर रहा था। बज़म बज़म मेरा बच्चे, मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम बाप बनने वाले हो। मेरे बच्चे, अल्लाह ने हमारी सुन ली, तुम बाप बनने वाले हो। तेज तेज सीढ़ियों से उतर रही थी जब बज़म तेजी से भागता हुआ इनके पास आता, इनके दोनों हाथों को थाम कर चूम गया था। वो उसकी सीने से लगी खुशी के मारे अपने आंसू छुपा नहीं पाई थी, जबकि मोमरिश तो खुशी से पागल होता अरमान पर जंप कर चुका था। अगर वो इसके ऐसे बाखबर ना होता तो यकीनन इसकी कोई ना कोई हड्डी टूट चुकी होती, और अगर वो इस वक्त जरूरत से ज्यादा खुश ना होता तो यकीनन अपनी हालत खराब होने का इंतकाम जरूर लेता। इन लोगों से अपनी खुशी ही नहीं संभाली जा रही थी। बज़म माँ बेगम से मिलकर ऊपर कमरे की तरफ चला गया था, जबकि बाकी सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने में मसरूफ हो चुके थे। बज़म कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बेयकीन सी बैठी थी। इसको ये बच्चा नहीं चाहिए था, किसी कीमत पर नहीं चाहिए था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो इसे बच्चे को दुनिया में आने नहीं दे सकती थी। अगर वो प्रेग्नेंट थी भी तो ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी। पहले 2 दफा भी तो उसने कितनी आसानी से ये मामला खत्म कर दिया था, लेकिन अब की दफा बात बाहर निकल आई थी। पहली 2 दफा वो प्रेग्नेंट हुई थी जब बज़म के साथ इसकी शादी हुई थी। दूसरे महीने ही से पता चल गया था कि वो माँ बनने वाली है। इस वक्त इसे फौरन बच्चा नहीं चाहिए था। नूरम इस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए इसने नूरम को अपनी बात तो में बहला फुसलाकर से मेडिसिन मंगवाई थी, जिनके इस्तेमाल की वजह से इसका बच्चा इसके पेट में ही ज़ाया हो गया था। और उसके बाद नूरम उसके एक और दोस्त की मदद से वो काफ़ी आसानी से ये मामला खत्म करती रही थी। इसने कभी किसी को कान खबर नहीं होने दी कि वो प्रेग्नेंट हुई है। शादी के 2.5 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन इसे खबर ना हुई। इसकी प्रेगनेंसी को तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। इस वक्त भी वो अपनी इस गलती पर बहुत पछताई थी। उसने नूरम की मदद से इन सब चीज़ों को खत्म किया था। नूरम को अपनी बातों में फंसलाना इसके लिए मुश्किल कभी भी नहीं रहा था। वो आसानी से नूरम को हैंडल कर सकती थी। नूरम का कोई भाई बहन नहीं था या बाहर वक्त कामों में मसरूफ होने की वजह से इसे वक्त नहीं दे पाते थे, जबकि माँ तो इसकी पैदाइश पर ही फौत हो चुकी थी। वो तन्हाई का शिकार लड़की थी, दोस्त बनाने से पहले 1000 दफा सोचती। ऐसे में नूरम को रिश्तों की कमी नहीं थी और इसके लिए इसकी बड़ी बहन जैसी थी। ऐसे में नूरम को रिश्तों की कमी थी और वो इसके लिए इसकी बड़ी बहन जैसी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नूरम को समझ आने लगा कि वो इसे किस तरह की दवाइयाँ दे रही है। इसके बाद इसने इसे मेडिसिन भेजने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मिराल के सामने वो अब भी बची थी। मिराल ने आसानी से इसे अपनी बातों में फंसलाकर इसे ये काम करने पर मजबूर कर दिया था। इसने नूरम को हवेली के बारे में बहुत कुछ बता के रखा था, जैसे यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, जालिम है, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। यहाँ तक कि मिराल से बज़म सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद चाहता है। इसने नूरम को हवेली वालों के लिए इतने खिलाफ करके रखा था कि नूरम इसका जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करती थी। ऐसे में जब इसे ये पता चला कि इसकी बहन पर जुल्म होता है, वो ना चाहते हुए भी इसे ऐसी मेडिसिन बेचने लगी थी जो इसकी प्रेगनेंसी रोकने में काम आ सके। किसी दूसरे मुल्क से इस तरह की दवाइयों की खरीद और फरोख्त पर ज्यादा पूछताछ नहीं होती थी, लेकिन नूरम इन कामों के लिए बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से इसने नूरम के एक दोस्त को अपने एतबार में लिया था, जो पैसों की खातिर इनकी मदद करने को तैयार हो गई थी। लेकिन तकरीबन 4-5 महीने पहले इसकी वो दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और सिटी में शिफ्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब नूरम ने भी ये काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मेडिकल में आते ही वो इन चीज़ों को समझने लगी थी। वो इसके नज़दीक एक गुनाह था और फिर इससे मिराल सारी जिंदगी के लिए बेऔलाद हो सकती थी, और वो अपनी बहन को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसवा सकती थी। इसीलिए वो मजीद इसका साथ देने से साफ इनकार कर चुकी थी। ऐसे में इसने माइकल से मदद मांगी थी, जो हाई स्कूल में इसका बहुत अच्छा दोस्त था और पैसों के लालच में इसका साथ देने को तैयार भी हो गया था। लेकिन अब इसे लग रहा था कि वो पैसों के लालच में इसका साथ दे रहा था और उसे गलत मेडिसिन भी बेच रहा था, जिसका नतीजा अब इसे भुगतना पड़ रहा था। इसने एक नजर दरवाजे पर खड़े बच्चों को देखा था, जो मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। वो खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। शाबिर आज शहर गया हुआ तो वापस आते हुए इसे चाह सा वक्त लग गया था। इसके चेहरे पर मसलसल मुस्कुराहट थी। वो शहर जा रहा था, ये सुनकर रूहा ने से अच्छी खासी बड़ी लिस्ट थमा दी थी कि ये सारा सामान वो लेकर आएगा, और रूहा को देकर आसिर ने भी एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट तैयार करके इसके हवाले की थी। रूहा को पेंटिंग का शौक था। इसकी लिस्ट में ज्यादातर इसके आर्ट के रिलेटेड चीजें थी, लेकिन शहर जाकर जब इसने आसिर वाली लिस्ट खोली तो वो बीच बाजार में अपना कहकर पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। चॉकलेट, लेस, कैंडीज और पता नहीं क्या क्या, और सबसे ऊपर लिखा था चोको चिप्स। इसके ऊपर हाई लाइटिंग भी की गई थी। इसकी बीवी ने ये लिस्ट बनाकर भेजी थी। वो अपनी बीवी से क्या उम्मीद कर रहा था और इसकी बीवी ने किस तरह इसकी उम्मीदों पर पानी फेरा था। कितनी ही देर तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया और उम्मीद रखता था कि असीर ने अपनी कोई भी पर्सनल चीज इससे मंगवाई होगी, इसके सामने कहते हुए शर्माती होगी, इसीलिए इसने पेपर पर लिख कर दी होगी। लेकिन यहाँ आकर इसकी लिस्ट खोलकर पहले तो वो अपने कहकर गला घोंटने में नाकाम रहा, फिर वो इसकी सारी चीजें लेकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था। शाम काफी गहरी हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था जब इसने घर फोन लगाया। रिजवाना, आसिर को बुला दो लैंडलाइन नंबर पर। रिजवाना ने इसकी कॉल रिसीव की थी। इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि इसकी बीवी के पास इसका अपना फोन नहीं है। परसों इसे वापस शहर जाना था। इसका पक्का इरादा
था असीर के लिए मोबाइल लाने का था, वो आज ही ले आता, लेकिन आज शाम काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी और अभी तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का सफ़र बाकी था। और ऐसे अब आधे रास्ते में याद आया था कि असीर के पास फ़ोन नहीं है। वो भी खुद घर पर फ़ोन करने के बाद, अस्सलाम वालेकुम शाह साईं, आपने मेरी सारी चीज़ें ले ली ना? ऑफ़िस का हक जताता था अंदाज़। इसे अपने फ़ोन स्पीकर से मीठी सी आवाज़ सुनाई दी थी। वालेकुम अस्सलाम मेरा चाँद, हाँ मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरी चीज़ें ले ली हैं। सोचा एक दफ़ा फिर भी तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ, कोई और चीज़ रहती तो नहीं है ना? इतना इम्पोर्टेंट सामान था, मैं चाहता हूँ सारा आ जाए। अगर कोई रह गया हो तो तुम हम हमें ही मुझसे नाराज़गी दिखाओगी। वो मुस्कुराते ब्लूटूथ अपने कान से लगाते हुए गाड़ी चला रहा था। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो जो पेपर पर लिखा है वो सब कुछ लेकर आइएगा। कोई एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी सामान है मेरा। और अपनी हँसी रोकते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई थी। पिछले कुछ दिनों से वो शाबिर को हद से ज़्यादा तंग कर रही थी। उसे खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शाबिर ने इसके साथ जो कुछ भी किया था वो बुलाया तो नहीं जा सकता था, लेकिन वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कर ही सकती थी। वो खुदा की नेमतों की नाशुक्री नहीं कर सकती थी। इसने सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़ दिया था। इसने ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था। सामान तो मैंने सारा ले लिया है, बस तुम्हारी चोको चिप्स नहीं मिले। वो मुस्कुराते दबाए हुए बोला था, हाय क्यों नहीं मिले? वो तो इतनी आसानी से मिल जाते हैं, आपने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर आप नहीं लेकर आए ना तो मेरी चोको चिप्स तो मैं नहीं बोलूंगी आपसे। वो नाराज़गी से कहने लगी थी। इस इंसान को सताने का भी अपना ही मजा था। असीर ने इसकी ज़िंदगी असीर ने इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। ज़िंदगी गुजारने से भी कहीं ज़्यादा इसे खूब सताने का फैसला कर लिया था। नहीं नहीं मेरा चाँद, जुल्म मत करना यार, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मिले ही नहीं। कसम ले लो, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। वो एक नज़र पीछे रखे सामान में सबसे ऊपर पड़े पैकेट को देखकर मुस्कुराया था। मुझे नहीं पता, अगर आप मेरे चोको चिप्स लेकर नहीं आए तो मेरी हवेली में भी आने की ज़रूरत नहीं है। बुले मत, ये घर मेरा है। इसने बेहद गुस्से से जताया था, जबकि शाबिर का कहना बेसाख्ता था। ओके ओके मेरी जान, मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगा। मैं कोशिश करूंगा मेरी चोको चिप्स ढूंढ कर लाने की, और अगर चोको चिप्स नहीं मिले तो मैं घर वापस ही नहीं आऊंगा। और अगर तुम्हारे चोको चिप्स मिल गए तो क्या? तो उसी तरह से बेसाख्ता सवाल किया गया था। इसे यकीन था कि असीर का हाथ इसकी धड़कनों पर होगा, तो फिर मैं पूरी कीमत वसूल करूंगा इन चोको चिप्स की। इसका अंदाज ज़मीनी था। आप मुझसे पैसे लेंगे? असीर ने हैरत से पूछा था। नहीं, मेरे पास कीमत वसूल करने के बहुत सारे तरीके हैं। बकौल तुम्हारे दौरा पड़ जाएगा मुझे रोमांस का, और अगर आपको चोको चिप्स लेकर नहीं आए तो 1 हफ्ते तक मुझसे दूर रहिएगा। वो उसकी बात काटते हुए बोली तो शाबिर का कहना बड़ा बेसाख्ता था। और अगर मैं लेकर आ गया तो पूरे 1 हफ्ते तक रूम से बाहर नहीं निकलोगे, हर वक्त मेरी बाहों में रहोगे। और अभी बोल ही रहा था जब इसे सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी नजर आई थी। इसकी गाड़ी के रास्ते में इस तरह कौन हो सकता है? इसने हैरत से गाड़ी रोकते हुए सामने खड़े वारिस शाह को देखा था, जो अपनी बंदूक इस पर ताने हुए था। क्या हुआ तुम्हें? भी यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा कुछ होगा ये तो वहम गुमान में भी नहीं था। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। वो अंदर आते हुए इसे बोल रहा था जब मिराल उठकर खड़ी हुई थी। वो आहिस्ता से थमते हुए अपने सीने से लगा गया था। मिराल बिल्कुल खामोश थी। इसका बना बनाया प्लान खराब हो चुका था। वो किस बात की खुशी मनाती? इसकी जिंदगी में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह गया था। वो वक्त रहते कुछ नहीं कर पाई थी। मैं बहुत खुश हूँ मिराल, बहुत 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 ज्यादा खुश। मेरी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। मैं बाप बनने वाला हूँ। तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती हो। बहुत नरमी से इसका चेहरा थमते हुए बोला तो मिराल ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की थी। हाँ मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हैं। इसी खुशी का आपने बहुत लंबे वक्त से इंतजार किया है। वो इसे देखते हुए बोली तो बज़म को हैरत हुई थी। सिर्फ मैंने इंतजार किया है इस खुशी का? तुम खुश नहीं हो? तुम्हें इंतजार नहीं था इस बच्चे का? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, और तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी की रमक नहीं है। अब समझा तुम भी मेरी तरह अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हो ना? सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। शुक्रिया शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो इसे एक दफ़ा फिर अपने सीने से लगाते हुए बोला तो मिराल हल्का सा मुस्कुराई थी। आज भी शुक्रिया, इसके सीने पर सर रखते वो आहिस्ता से बोली तो बज़म ने हैरत से देखा था। और क्या सुनने की उम्मीद रखती थी वो? मुझे लगा आज आप मुझे आई लव यू कहेंगे और कहेंगे कि यह खबर सुनकर आप मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो तलखी से मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि बज़म ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी को थाम कर ऊंचा किया था। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है क्या? क्या बात बात पर इजहार करना ही मोहब्बत होती है? रिश्ते को खूबसूरती से निभाना, हर गलती हर गुस्ताखी को इग्नोर कर देना, एक दूसरे की इज्जत करना, क्या तुम्हारी नज़र में ये मोहब्बत नहीं है? नहीं, मेरे नज़दीक ये सब कुछ मोहब्बत नहीं है बज़म। मेरे नज़दीक इजहार मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो सिर्फ मैं जाहिर करती हूँ? ये कौन सी मोहब्बत है आपकी जिसमें आपकी तरफ कदम बढ़ाना मेरा काम है? शादी की रात से लेकर अब तक कितनी दफ़ा आप मेरे करीब आए हैं? अंदाज़ा है आपको इन 6 सालों में आपने कितनी दफ़ा मेरी तरफ कदम बढ़ाए हैं? जानते हैं? सिर्फ 1 दफ़ा, सिर्फ और सिर्फ शादी की रात आप खुद को मेरे पास आए थे। इसके बाद जब भी आपके करीब आई आपने मुझे कबूल कर लिया, कभी खुद से मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाए। जिस दिन मैं आपके आने का इंतजार किए बगैर सो जाऊं, इस दिन आप पूछते तक नहीं कि मैं क्यों सोई थी। मैं आपकी तरफ करवट लेकर सो जाऊं तो आपने कभी वजह जानना गवारा नहीं किया कि मैं क्यों करवट लेकर सोई हूं। कभी आपने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, कभी प्यार जताया भी नहीं। 6 साल से अब तक आपने एक दफ़ा भी खुद से मेरी तारीफ नहीं की। मेरे पूछने पर आप कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, क़यामत लग रही हूँ, लेकिन कभी आपने लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत को जताया नहीं। बताएं ना, ये कैसी मोहब्बत है आपकी बज़म? पाकीज़ा छुपी हुई मोहब्बत है मेरी। मुझे चिल्ला चिल्ला कर इजहार करना नहीं आता, मुझे बात बात पर जताना नहीं आता। मेरे लिए एक दूसरे की इज्जत करना
मोहब्बत है और मैं तुम्हारी इज्जत खुद से बढ़कर करता हूँ। मोहब्बत है और मैं ऐसी ही मोहब्बत करता हूँ। फिर तो आपकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं है जो आप लफ्जों से बयान नहीं कर पाए। मिराल गुस्से से बड़ी तवज्जो से देकर रह गया था। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैंने कभी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मिराल ऐसा लगता है, लेकिन मिराल तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल में बात बात पर अपने अंदाज से मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। पिछले 6 साल से तो मेरी माँ को इग्नोर कर गई, ये जानते हुए भी कि मेरी माँ मेरी जिंदगी है। सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे एक दफा नहीं कहा कि मेरी माँ से ठीक से बात करो या इनके साथ अपना रवैया बेहतर रखो, बल्कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक छोड़ दिया। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? मेरे घर वालों से तुम कोई तलक नहीं रखती, मेरे भाइयों से, मेरी बाबा से तुम बात नहीं करती, यहाँ तक कि बड़े अब्बा, मेरे दादा जो रिश्ते में तुम्हारे सके नाना भी हैं, इनके सामने कभी झुककर अपना सर पर हाथ नहीं फिरवाया तुमने। मैंने भी कभी एतराज नहीं किया। सबके बार बार कहने के बावजूद आकर तुमसे ये नहीं कहा कि घर वालों के साथ अपना रवैया बेहतर करो। क्या ये नहीं थी मेरी मोहब्बत? मुझे औरतों के बाहर घूमने से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए हर जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो। हालांकि इन जगहों में सिवाय बेहूदगी और नापाकी की और कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए ये कर गुजरता हूँ। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? तुम्हारी बेशरम सहेलियाँ जिनकी तरफ नजरें उठाकर देखना भी गुनाह समझता हूँ, तुम्हारी खातिर इनसे बात तक कर लेता हूँ, इनकी बेबाक बेशरम गुफ्तगू सुन लेता हूँ, खुद पर इनके बेहुदा कमट बर्दाश्त कर लेता हूँ। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन तुमने कभी बहू बनकर दिखाया नहीं, क्योंकि तुम अपना तलक सिर्फ मेरे साथ रखना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया मेरे रिश्ते निभाने के लिए। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? अरे मैंने तो तुमसे कभी तुम्हारे रिश्ते निभाने को भी नहीं कहा जो इन लोगों के साथ तुम्हारे साथ जुड़े हैं। क्या ये भी नहीं है मेरी मोहब्बत? इस खानदान में औरतें किस तरह से रखी जाती हैं तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, लेकिन मैंने तुम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ ये सोचकर कि तुम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आई हो सिर्फ मेरी खातिर। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? जब पहली दफा तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए लेकर गया, वापसी पर मुझे ये पता चला कि अभी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, इस दिन मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया था दूसरी शादी के लिए। बात बात पर मजबूर किया गया। बात कहाँ से कहाँ निकल जाती, मेरी खत्म मेरी दूसरी शादी पर जाकर होती थी, लेकिन मैंने कभी इस बात को तुम तक नहीं आने दिया। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? तुम हर रात मेरे सीने पर सर रखकर मुझे सुनाती थी सब की बातें। आज गाँव की औरतों ने तुम्हें ये कहा, आज पार्टी में तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हें ये कहा, आज घर वालों ने तुम्हें ये कहा, सब कुछ तुम मुझे बताती थी, लेकिन यही सारी बातें बर्दाश्त करने के बावजूद सिर्फ तुम्हारे सुकून के लिए खामोश हो जाता था। क्या ये नहीं है मेरी मोहब्बत? क्या कहा तुमने? कभी तुम्हारे करीब नहीं आया, तो मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने कभी मुझे जरूरत महसूस ही नहीं होने दी। तुम जैसी भी हो एक परफेक्ट बीवी हो जो अपने शोहर को हर तरीके से खुश रखना जानती है। तुमने मुझे अपनी तरफ भरने पर कभी मजबूर किया ही नहीं, क्योंकि तुम खुद मेरे पास आती हो। और क्या कहा तुमने? मैंने कभी इकरार नहीं किया। अपने अंदाज से अपने तरीके से जताया नहीं जा सकता, लफ्जों का सहारा लेना जरूरी होता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत। है मुझे तुमसे मोहब्बत? बताओ कौन सा सुकून मिल गया ये अल्फाज सुनकर तुम्हें? मेरे लिए ये लफ्ज कोई अहमियत नहीं रखते मिराल, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत से कहीं ज्यादा रिश्ते में इज्जत और एहतराम का होना जरूरी है, जो हमारे रिश्ते में है। मुझे नहीं करना इजहार मोहब्बत। मुझे नहीं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मेरी फीलिंग्स हैं जिसे मैं अपने सीने में छुपा कर रखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में इजहार के बगैर भी मोहब्बत बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था, जबकि मिराल सर झटक कर रह गई थी। आपको ऐसा लगता है बरसम, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे लिए इजहार ही सब कुछ है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी मोहब्बत को अपने अंदर छुपा कर रखी ना, कहीं कभी इजहार नहीं किया, मुझे सुकून तो नहीं दिया ना। आज भी आप मुझ पर एहसान करके ये चंद लफ्ज बोल रहे हैं। आपको मुझसे मोहब्बत है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, वरना शायद हम दोनों में ये रिश्ता है ही नहीं। वो गुस्से से अपना आप छुड़ाते कमरे से निकल गई थी, जबकि बरसम इसकी बातों पर हैरान रह गया था। इसे लगा था 6 साल से अपनी अज़वाजी जिंदगी में इसने कुछ भी हासिल नहीं किया। क्या इजहार इतना जरूरी होता है? अपने अंदाज से मोहब्बत बयान नहीं की जा सकती? क्या इतना जरूरी था मिराल के लिए लफ्जों का इजहार? अगर हाँ, तो वो बात बात पर लफ्जों का सहारा नहीं ले सकता था। मिराल का बड़ बदल कर सोने की बात कर रही थी, इसके आने से पहले सोने की बात कर रही थी, लेकिन इसे ऐसा कोई दिन याद ही नहीं आता था जब मिराल ने इसकी तरफ से किसी तरह की बेनाई का इजहार किया हो। वो तो हमेशा इसके सामने बिछी रहती थी, खुद इसके करीब आती थी, खुद अपनी तारीफें सुनने के लिए खुद को इसके सामने आया करती थी। फिलहाल इसके अंदाज में इसने कभी कोई नाराजगी महसूस नहीं की थी कि वो इसे मनाता, या शायद इसे ऐसा लग रहा था कि इसने कभी मिराल को खुद से नाराज होने ही नहीं दिया था, या शायद मिराल इस वक्त बहुत ज़्यादा एहसास हो रही थी। वो प्रेग्नेंट थी, इसके लिए भी ये फीलिंग्स बिल्कुल नहीं थी। शायद फिलहाल वो खुद भी अपनी कंडीशन समझ नहीं पा रही थी। इस वक्त बरसम को इसे समझना चाहिए था। ये सब कुछ इन दोनों के लिए बिल्कुल नयापन था। इसे वक्त लगना था। शादी के 6 साल के बाद इसे भी ये खुशखबरी मिली थी। बरसम को इसका ख्याल रखना था, बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था। कुछ सोचते हुए इसके पीछे ही नीचे चला गया था। नीचे सब लोगों ने इसे सलाखों पर बिठाया था। बाबा इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर घर आ गए थे, जबकि बड़े अब्बा मुलाजमों के कतार खड़ी किए हुए सदके हैरात के बारे में बात कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए आकर सबसे मिलने लगा। बड़े अब्बा ने दोनों बाहें फैलाकर इसे अपने साथ लगाया था, जबकि घर में सब बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन मुजावर कहाँ गया था? थोड़ी देर पहले तो वो नीचे ही था। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद वो कहीं बाहर तो हरगिज नहीं जाता। इसने परेशानी से सोचा, जबकि सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर वो इन लोगों के साथ बैठते अपनी खुशी का इजहार करने लगा था। शाबिर गुस्से से अपनी गाड़ी से निकलते हुए बाहर आया था। सामने खड़े इंसान को देखकर इसका दिमाग बुरी तरह से घूमा था। वैसे तो वो हवेली के किसी इंसान को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब इसकी साइको शाह का दिमाग क्यों खराब हुआ था, ये वो जानना जरूर चाहता था। शाबिर इन लोगों से तलक रखना तो दूर की बात
बात तक नहीं करता था, सिर्फ बज़म से काम के सिलसिले में इसकी मुलाकात होती रहती थी। बाकी हवेली के किसी इंसान से इसका कोई तल्लुक नहीं था। क्या मसला है वारिस शाह, क्यों मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरना चाहते हो तुम? यकीन करो अगर मेरा मूड इस वक्त अच्छा ना होता तो मैं तुम पर गाड़ी चलाने के लिए भी एक दफा ना सोचता। वो गुस्से से घूर कर बोला था, जिसकी आंखों में मौजूद गुस्सा बता रहा था कि आज इसे कोई रोक नहीं सकता। आज से पहले इसकी वारिस शाह के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना अच्छा ना बुरा, कोई तल्लुक ही नहीं था, और अब वो खुद ही इसका दुश्मन बन रहा था। मेरा मसला तुम्हारी चलती हुई सांसें हैं शाविर शाह, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे घर के बाहर अपने गार्ड लगाए हैं तुमने मेरी जासूसी करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर गंदी नजर रखने की? जीनत मेरे निकाह में है। तुम्हारे जितनी जिंदगी तुम इस पर दिखा चुके हो, इसके बाद शुक्र करो कि अब तक तुम जिंदा हो। अभी तक मेरी गोली तुम्हारे सीने में नहीं उतरी और तुमने एक दफा फिर से अपनी औकात दिखा दी। इस बात पर तुम्हारा कत्ल ना करो तो और क्या करूं मैं? वो गुस्से से पागल होते हुए बोला था, जबकि शाविर इसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। वो क्या कह रहा था वो कुछ भी समझ नहीं पाया था। बड़ी बोंगी सी वजह लेकर आए हो मुझे कत्ल करने की, पहले कोई बड़ी वजह तो ढूंढ कर लाते। वारिशा तुम्हें औरत तुम्हारी औरत तुम्हें मुबारक हो। मैं अपनी लड़ाइयों में औरतों को नहीं लाता। वो गुर्राते हुए बोला था, हाँ तुम अपनी लड़ाइयों में औरत को नहीं लाते, लेवल की औरतों को जीने के काबिल नहीं छोड़ते। देखी है तुम्हारी हैवानियत। एक 17-18 साल की लड़की को अपने निकाह में रखकर तुमने इस पर कितने जुल्म ढाए हैं, पूरा गाँव जानता है। खबरदार वारिशा, बात करनी है मुझ पर करो, वार करना है मुझ पर करो। मेरी बीवी को मेरे बीच में मत लाना। मैं मर्द तो क्या किसी औरत के मुंह से भी अपनी बीवी का जिक्र सुनने का रवादार नहीं। वो फिरते हुए बोला था, हाँ क्योंकि तुम बुज़दिल हो, आना देखने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। अपनी हवस और हैवानियत बनी में आई इस लड़की पर लुटाते हो, और कोठे पर भी। वो गुस्से से पीछे धकेलते हुए इस पर गोली चला चुका था, जो उसके बाजू के बीचों बीच लगी थी। शाविर की बर्दाश्त भी यहीं तक थी। इसके गोली चलाने पर वो भी खामोश नहीं रहा था। इसकी बस्तौल से निकलने वाली गोली ने वारिस शाह का कंधा चीर दिया था। इससे पहले कि वो मजीद इस पर वार करता, शाविर शाह के हाथ में बंदूक छूटने हुए इसके हाथ को रंगीन कर गई थी। इसने गुस्से से गाड़ी से निकलते मुजावर शाह को देखा था, जो एक ही फाइल में से बंदूक हाथ से छुड़वा गया था। वारिद ने मजीद इस पर कोई गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले ही मुजावर इस तक पहुंचता इसके हाथ से बंदूक छीन चुका था। शाविर शाह, तुमने मेरे भाई को जख्मी कर दिया है, इस बात की सजा तो बनती है, लेकिन एक बुज़दिल इंसान से मैं मुकाबला नहीं करता। वो वारिद और शाविर शाह के बीच आ गया था। मुकाबला तुम्हारे भाई ने शुरू किया था, ये मेरे रास्ते में आया था। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला था, हाँ तुमने इसे नुकसान भी तो गहरा पहुंचाया था ना। इस लड़की की हालत मैंने भी देखी है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो सबको नुकसान देने की आदत है, हर किसी का नुकसान किए बैठे हो। मैं ही नहीं जानता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, लेकिन मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं किया। हाँ तुम्हारा नुकसान हुआ है मैंने, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा कुछ नुकसान किया है मैंने, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे शर्मिंदा होने से मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी शाविर शाह, तो मुझे बर्बाद किया है। मुजावर गुस्से से धक्का देते हुए इसके बाजू पर लगी गोली का जख्म बहुत गहरा था। खून बल इसके बाजू से बह रहा था, जबकि वो इसकी परवाह किए बगैर वारिद की तरफ आया था, जिसके कंधे पर गोली लगी थी। मुजावर शाह, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो इसे लेकर जा रहा था जब शाविर ने इसे पुकारा था। नहीं शाविर शाह, अब कुछ नहीं बचा बात करने के लिए। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुमने मेरा जो नुकसान करना था कर दिया। अब मैं अपना मजीद कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत गहरी चोट देने वाला हूँ मैं तुम्हें, खुद को तैयार कर लो। वो इसे घूरते हुए बेलचक लहजे में बोला, जबकि शाविर सर झटक कर रह गया था। ये क्या बात हुई? इतनी ज़्यादा देर हो गई है, अभी तक तुम्हारे भाई क्यों नहीं आए? वो तीसरी दफ़ा दरवाजे के करीब से होकर वापस आती रूहा की सर हुई थी। मुझे क्या पता क्यों नहीं आए? तुम तो कह रही थी कि तुमने 5:30 बजे इनसे बात की थी। अब तो आ जाना चाहिए था। अब तो रात के 10:30 हो रहे हैं। रूहा भी अब कुछ परेशान हुई थी। शाविर इतनी देर तक घर से बाहर हरगिज़ नहीं रहता था, और फ़ोन पर तो वो बता चुका था कि वो आ रहा है, तो फिर अब तक वो इसे गाँव पहुंच जाना चाहिए था। अरे वो कहीं मेरे चोको चिप्स ढूंढने के लिए वापस तो नहीं चले गए? वो परेशानी से देखते हुए बोली, तो रूहा ने सवालिया अंदाज में से देखा था। मैंने फोन पर इनसे कहा था कि अगर मेरे चोको चिप्स नहीं मिले तो इन्हें भी आने की जरूरत नहीं है, कहीं वो मेरे चोको चिप्स ढूंढने में तो नहीं लग गए। वो इसके पास बैठते हुए बोली, तो रूहा हल्की सी मुस्कुराई थी। अब तुमने कोई चीज़ मांगी है तो मेरा भाई वो लिए बगैर वापस नहीं आ सकता ना। हो सकता है तुम्हारे चोको चिप्स ढूंढने में ही वक्त लग गया हो, आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। रूहा ने मुस्कुराकर इसकी परेशानी दूर की थी। जबकि किचन से निकलती एला ने इन दोनों को खाने के टेबल पर आते हुए खाना खाने का इशारा किया था। आजकल वो इशारों से ज़्यादा बात करने लगी थी। नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, शाह साईं आ जाएं फिर इनके साथ ही खाऊंगी। रूहा तुम भी खाना खा लो, इसने रूहा को देखते हुए कहा, तो रूहा हल्का सा मुस्कुराई थी। असीर कहती थी कि वो इसके भाई को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो इसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी। अगर वो माफ़ नहीं कर सकती तो फिर वो क्यों इसके साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी? कोई तो वजह होगी, और वो वजह असीर को समझ आई या ना आई, रूहा को बहुत आसानी से समझ आ रही थी। असीर के मासूम दिल पर दस्तक देने वाला पहला इंसान शाविर शाह था, और वो जानती तक नहीं थी कि वो इंसान अब इसके दिल में सिर्फ दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि इसके दिल में दाखिल भी हो चुका है। ओके ठीक है, तुम करो इंतजार बैठकर, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं खाना खाने लगी हुई। पता नहीं भाई कब तक आएंगे। वैसे मेरा ख्याल में तुम्हें भी खाना खा लेना चाहिए। वो उठते हुए बोली थी, नहीं मैंने नहीं खाना। अगर मैं खाना खा लूंगी तो शाह साईं भी आकर खाना नहीं खाएंगे। तुम्हें नहीं पता, अगर कोई इनके साथ टेबल पर ना हो तो वो कुछ नहीं खाते। वो मासूमियत से इसे देखते हुए बोली, तो रूहा हल्का सा मुस्कुराई थी। ओके मेरी जान, आप बैठिए, इंतजार कीजिए, मुझे भूख लग रही है। वो मुस्कुराकर खाने की तरफ चली गई थी, जबकि वो वहीं बार बार दरवाजे की तरफ देखती शाविर के आने की मुंतजर थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को कैसे गोली लगी? से हमला बेगम इसके पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी, जबकि मुजावर अस्पताल से सीधा इसे घर लेकर
आया था, कुछ नहीं हुआ है अम्मी, गोली लगी नहीं है, बस छू कर गुजरी है, ठीक हूँ मैं, ऐसी कोई क़यामत नहीं आई, प्लीज़ आप इस तरह से रोना धोना बंद करें। वो इन्हें समझाते हुए बेजारी से बोला था, कैसे रोना धोना बंद करूँ, हालत देखो अपनी, गहरी चोट लगी है तुम्हें, डॉक्टर ने क्या कहा मुजावर, और ये गोली लगी कैसे, किस दुश्मन ने निकाली, किसने दुश्मनी निकाली है मेरे बच्चे के साथ। आमना बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, जबकि वालिद साहब वहीं सोफे पर पीछे होकर जबकि वारद वहीं सोफे पर पीछे होकर बैठता अपने बाजू का जख्म देखने लगा था। इसने जो गोली शाबिर को मारी थी वो उसके कंधे के बीचों बीच लगी थी। यकीनन इसे काफ़ी बड़ा जख्म आया था, लेकिन शाबिर ने गोली मारते हुए काफ़ी एहतियात की थी। इसने हमला भी कर दिया था और रहमदिली भी दिखा दी थी। शाबिर शाह ने गोली मारी है लेकिन पहले हमला वारद ने किया था। ये खुद ही पहले इसके रास्ते में आ गया था, जिसके जवाब में इसने जवाबी कार्रवाई की। मुझे हाकिम खान ने खबर की थी, जो इसे रास्ते से निकाल रहा था, इसी रास्ते से निकल रहा था। इसने कहा कि वारिद शाह रास्ते के बीचों बीच खड़ा है, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। इसका इस तरह से गांव में आना और फिर गांव की सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाना मुझे पहले ही शक व शुबात में मुब्तला कर गया था। इसलिए मैं घर पर रुकने की बजाय सीधा वहां चला गया था जहां हाकिम खान ने मुझे आने के लिए कहा था, और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शुक्र करें मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना न जाने क्या होता। ज़्यादा से ज़्यादा शाबिर शाह मुझे गोली मार देता और कम से कम में से मार देता। वो फिरते हुए इसकी आंखों में आंखें डाले बोला था। हमेशा की तरह वो गुस्से से पागल होता, अकल का इस्तेमाल छोड़ चुका था, और इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वारिद शाह क्यों मारना चाहते हो तुम शाबिर शाह को, क्या कसूर है इसका, इसने क्या किया है, किस बिना पर इसे कत्ल करने की ख्वाहिशमंद हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुजावर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसका गुस्सा ठंडा करना चाहा था, और साथ ही साथ वो वजह भी जानना चाहता था जिसके बिना पर वो शाबिर की जान का दुश्मन बन गया था। वजह वही होगी, वो कोठे वाली। खबरदार वजाहत शाह, अपनी ज़बान को लगाम डालें, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप रिश्ते में मेरे बाप लगते हैं। वो लड़की मेरी बीवी है, मेरी मनकूहा है। खबरदार, जो आपने इस लहजे में इसके बारे में बात की, अपनी औरत के खिलाफ में आपके मुंह से भी कुछ सुनने का रवादार नहीं हूँ। इसका लहजा तीर की तरह तेज और चाकू की तरह चीरता हुआ था। वजाहत शाह से देकर रह गए थे। वो अपने बेटे से इस कदर बदजुबानी की उम्मीद नहीं रखते थे। अपना लहजा दुरुस्त करो वारिद शाह, तुम किसके सामने बोल रहे हो, इसका तो लिहाज रखो। बड़े अब्बा को इसकी बदलिहाजी पर टोकना पड़ा था, मैं अपना लहजा दुरुस्त कर लूंगा। पहले आप अपने बेटे को समझाएं कि घर की बहू के बारे में किस तरह से बात की जाती है, और कुछ ना सही कम से कम अपनी बहू को इज्जत देना तो सीख ले। खैर, मैं जा रहा हूँ, मुझे शहर पहुंचना है, मेरी बीवी मेरे घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। वो इन सब पर एक गहरी नजर डालता वहां से उठ गया था। बड़े अब्बा, बाबा और ताया जान को इसकी निकाह की खबर पहले ही लग चुकी थी। घर के सारे मर्द ही इसके दूसरे निकाह के बारे में जान चुके थे। मामला दबा हुआ था, किसी ने ज्यादा मामले को बिगाड़ने न दिया था, लेकिन इसका यूं इस तरह से इजहार करना कि वो निकाह कर चुका है, वहां की औरतों पर हवेली की छत गिरा गया था। रीजा बेयकीनी से इसकी बातें सुन रही थी। जब इसे अपने पीछे माँ बेगम का सहारा महसूस हुआ, इसकी आंखों में तहते पानी को देखकर बस के पीछे आ रुकी थी। यकीनन इसे सहारे की जरूरत थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इस तरह से जाओगे वहां, शाबिर शाह को लड़कार के आए हो, वो कोई मौका जाने नहीं देगा। इसका कोई गार्ड हमला कर देगा, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा इस तरह से शहर में अकेले रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं, और फिर अकेले आ रहे हो, अकेले जा रहे हो। गार्ड्स क्यों नहीं रखे हुए तुमने? नादर खान कहाँ है? वो पापा परेशानी से कहने लगे थे, किसी से डरता नहीं हूँ मैं, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, और शाबिर शाह में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझ पर हमला करवा सके, और अगर इसकी हिम्मत है तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपनी रिवाल्वर की सारी गोलियां इसके सीने में उतारने के लिए बेकरार हूँ। इसका अंदाज अब भी वैसा ही था, बेबाकी, और खौफ तो इसकी रग रग में उतरी हुई थी। बेखौफी तो इसकी रग रग में उतरी हुई थी। तुम नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ से नहीं जाओगे जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब की दफा बरसम बोला तो उसने एक नजर बरसम को देखा था, फिर अपनी निगाहें झुका किया। कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरी बीवी अकेली है, वो बीमार है, पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसे मेरी जरूरत है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे समझाते हुए बोला था, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। और जहाँ तक बात है तुम्हारी इस महबूबा की, तो ले आओ इसे यहीं हवेली में। बड़े अब्बा का लहजा नफरत से भरपूर था। मैं अपनी बीवी को ऐसी जगह नहीं लेकर आऊंगा जहाँ इसकी इज्जत ना हो। पहले आप घर की बेटी बहू को इज्जत देना तो सीख लीजिए। मुझे आप लोगों इसे मिलवाते हुए शर्म महसूस होगी कि मेरे घर वालों को तो रिश्तों के तकद्दस का भी एहसास नहीं है। वो एक दफ़ा फिर से अपना साकबा लहजे में बोला था, बेटा तुम इसे यहाँ ले आओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस घर में इसके साथ किसी तरह की ऊंच नीच नहीं होगी, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। मेरे दिल में खौफ आ गया है, अल्लाह ना करे इस शाबिर शाह ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो मेरे बच्चे मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे मर जाएगी। अब की दफ़ा आमना बेगम इसके पास आते हुए कहने लगी तो रिदा ने निगाहें फेर ली थी। वो आमना बेगम से ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी। वो इसकी सौतन को इसकी हवेली में लाने की बात कितनी आसानी से कर रही थी, ये जानते हुए भी कि फिलहाल इसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इसकी जहनी कंडीशन भी इस चीज़ को कबूल नहीं कर पा रही थी कि वो दूसरी शादी कर चुका है। चाची आप रोए नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। बसम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए आमना बेगम से कहा था, आपका हुक्म सर आंखों पर रखा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बीवी के साथ इस घर में किसी तरह की बदसलूकी नहीं की जाएगी, बल्कि इसका वेलकम इज्जत और एहतराम से किया जाएगा। आपके वो शर्त पर उतर आया था, ठीक है, मंजूर है हमें। आपके बड़े अब्बा बोले थे, ऐसे नहीं, मुझे ठीक से गारंटी चाहिए। अगर इस घर में मेरी बीवी के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह इस घर में मेरी बीवी बनकर आएगी, आप लोग इसे अपनी बहू कबूल करें या ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए वो मेरी धड़कनों से ज़्यादा अजीज़ है। इसके सामने अगर मैंने किसी की ऊंची आवाज़ भी सुनी तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। और अगर किसी ने इसे किसी माजी के हवाले का कोई ताना दिया, बस कर दो वारिद शाह, अब क्या इसके सामने
बिछाओगे हमें, ठीक है, मंजूर है तुम्हारी शर्तें, लेकर आ जाओ इसे। शुजाहत शाह मजीद इसकी शराइत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वो लोग एक वाइफ को घर में रखने के लिए तैयार थे, इतना ही काफ़ी नहीं था, वो अपनी शर्तें भी मनवा रहा था। ठीक है, तो हम इसे लेकर आते हैं। मुजावर तुम चलो मेरे साथ। बरतम ने इसे देखते हुए कहा। तो वारिद भी इसके साथ आया था। तुम यहीं पर रुको, हम ओ कमोनका, आपके चाचे के बेटे से डरता नहीं हूँ मैं, इसने कहते हुए बाहर करा लिया। तो बरतम मुठियां बेच कर रह गया था। मजाल थी जो ये आदमी इसकी कोई बात सुन लेता। अब इस आप आप पहले से बहुत बेहतर हैं। अब आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। अगर आप एक आगे बच्चा चाहती हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और आपके हस्बैंड यकीनन आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरीके से वो आपका ख्याल रख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। कल आजकल के मर्द ऐसे मामलों में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इरताज साहब एक बहुत ही अच्छे और बड़े दिल के इंसान हैं। आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है। मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। बाकी इरताज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है इस निजी हॉस्पिटल पर केस करके। इस तरह के डॉक्टर्स को इंसानी ज़िंदगियों के साथ इस तरह से खेलने का कोई हक नहीं है। मुझे लगा था ये मामला वो यहीं पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना जाने वो कितनी माओं और बच्चों के साथ इस तरह के जुल्म करते होंगे। और ताज साहब ने इस अस्पताल पर केस करके बहुत अच्छा किया है। मेरी सपोर्ट इनके साथ थी। डॉक्टर से देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो हैरत से सुन रही थी कि अरताश ने किसी अस्पताल पर केस करवाया था। इसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही अरताश ने इसे कुछ बताया था इस बारे में, तो वो जिक्र भी नहीं करता था इसके सामने। कोई ऐसी फिक्रमंदी वाली बात करता ही नहीं था जिससे वो परेशान हो या टेंशन ले। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। वो एक नज़र डॉक्टर को देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इससे हाथ मिलाया था। क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना? वो बाहर निकली तो अरताश भी अपने मोबाइल को जेब में डालकर इसके पास ही आया था। अब एक जरूरी गाल की वजह से इसे उठकर बाहर जाना पड़ा था। जी सब कुछ ठीक है, अपनी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए से बताने लगी। बिल्कुल ठीक मतलब बिल्कुल ठीक ना? इसके लहजे में शरारत थी, जिस पर परिवी सर झुकाकर हाँ में सर हिला के। ताशा तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, तुझे तेरे सब्र का फल मिलने वाला है। वो शरारत से इसके कान के करीब झुकते हुए बोला, तो परिवेश के चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखरने लगे थे। डार्लिंग, ये शर्माना वरमाना तुम रात को मेरी बाहों में कर सकती हो। अब मुझे कोई एतराज नहीं है। बीच से तकियों की दीवार को गिरा देना, क्योंकि अब से अरताशा दुनिया मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका हाथ था, मैं इसे अस्पताल से बाहर लेकर आया था, जबकि वो सर झुकाए इसके साथ साथ चल रही थी। क्या मतलब है आपका वारद? आप मुझे लेने के लिए क्यों आए हैं? वो भी हवेली के लिए? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ हवेली में। वहाँ आपकी पहली बीवी है, वहाँ आपकी औलाद होने वाली है। ऐसे में मैं आप मुझे कैसे इसके साथ रख सकते हैं? और फिर आपका पूरा खानदान मुझे कबूल नहीं करेगा। क्या जवाब देंगे सबको? क्या कहेंगे सबको? आपके बाबा दादा ताया वो लोग मुझे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इस घर की औरतें भी मुझे कबूल नहीं करेंगी। आप क्यों खुद को इम्तिहान में डाल रहे हैं? वो इसे लेने के लिए आया था। बज़म और मुजावर बाहर थे, जबकि वो अंदर आते हुए इसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। तुम्हें किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मेरे साथ मेरी हवेली चल रही हो मतलब चल रही हो। मैं तुम्हें अपने साथ हवेली लेकर जाऊँगा। अब से तुम हवेली में ही रहोगी। तुम इस खानदान की बहू हो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहने का हक नहीं रखता। वो खुद पर अपने अजरक फैलाए हुए थे, ताकि अपने बाजू पर लगी हुई गोली वो इसे छुपा सके। इसे गोली सिर्फ छूकर गुजरी थी। शाबी ने खास ध्यान रखा था कि इसे गहरा जख्म ना आए, और इस बात को वारिद ने भी महसूस कर लिया था। और यही सोचा था कि इसने वारिद पर तरस खाया है, लेकिन वारिद ने इस पर तरस खाए बगैर से गोली चलाई थी, जो इसके सीने पर लगने के बजाय इसके कंधे पर लगी थी। और इस वक्त वह यकीनन किसी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा होगा। लेकिन वारिद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो भी मुश्किल से उठकर इसके पास आई थी। मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता। तुम्हारी समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरी बीवी हो, और तुम्हें अपने खानदान में अपनी बीवी बनाकर लेकर जा रहा हूँ। वह सब लोग तुम्हें कबूल करेंगे, तुम्हें बहू का दर्जा देंगे। अगर इन लोगों के रवैये में तुमने किसी भी तरह की खोट महसूस की, तो हम इसी वक्त हवेली छोड़ देंगे। चलो आप मजीद बहस मत करो। चलो, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। वो नरमी से इसके गाल को छूते हुए बोला था, जबकि वो हैरान थी। वो क्यों रिदा के लिए इसे इम्तहान बनाना चाहता था? अपने घर में अपने शोहर को अपनी सौतन के साथ वो कैसे बर्दाश्त करेगी? और जिस तरह इसकी कंडीशन थी, यह वक्त इसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन वारिद इसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी करना चाहता था जो उसके दिल में था। वो इस बात को सिरे से ही कोई अहमियत नहीं दे रहा था। जबकि वो उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती थी, वो उसके साथ चलने पर मजबूर हो गई थी। मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो इस औरत को यहाँ मेरी जगह लाना चाहते हैं, शौक से लाएं, लेकिन इस कमरे पर मेरा हक है। मैं किसी कीमत पर यह कमरा नहीं छोड़ूंगी। वारिद शाह का कमरा मेरा है। वो कमरे में आते हुए बेहद गुस्से से बोल रही थी, जबकि आमना बेगम इसके पीछे आई थी। इन्हें डर था कि कहीं वो वारिद के दूसरे निकाह के बारे में जानकर खुद को या अपने बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए वो भागते हुए इसके पीछे इसके कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ मेरे बच्चे, ये तुम्हारा कमरा है, तुमसे ये कमरा कोई नहीं छीन सकता। वो जो लड़की यहाँ आ रही है, वो तुम्हारे शोहर पर इस कमरे पर कोई हक नहीं रखती। और तुम फिक्र मत करो, मैं इस लड़की को ज्यादा दिन तक इस घर में टिकने नहीं दूंगी। मैं हरगिज़ इस औरत को वारिद शाह के साथ नहीं रहने दूंगी। अगर इसे लगता है कि वारिस निकाह करके इसने वारिद को हासिल कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो। इस लड़की को इस घर से निकालना मेरा काम है। बल्कि अब सिर्फ इस घर से ही नहीं, वो वारिस शाह की जिंदगी से भी निकलेगी। मैं इसे तुम्हारे हक पर डाका नहीं डालने दूंगी। जो तुम्हारा है वो हर कीमत पर तुम्हारा ही रहेगा। ये मेरा वादा है। तुमसे ना जाने इसने वारिद को किस तरह से अपनी बातों में लगाया है। मैं नहीं जानती कि इसके अलावा वारिद को और कोई नजर ही नहीं आता। कभी कभी तो मुझे लगता है इसने मेरे बच्चे पर कोई काला जादू का ये अमल किया है। वरना एक तो वाइफ के लिए इतनी मोहब्बत, मेरा बच्चा तो गंदगी पर थूकना भी पसंद नहीं करता, और एक तो वाइफ से निकाह कर लिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, मैं हूं ना। मैं इस लड़की को हरगिज़ तुम्हारी जिंदगी पर बुरा असर नहीं डालने दूंगी। वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन वारिद तुम्हारा ही है और वो तुम्हारा ही रहेगा। ये वारिद की माँ का वादा है तुमसे। वो उसका हाथ थामते हुए कह रही थी, आप ऐसा करें अम्मी, वारिद तो इस लड़की के अलावा और किसी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते।
नीचे इसके अंदाज देख रही थी आप, वो किस तरीके से इस औरत की वकालत कर रहे थे, किस तरीके से इसका नाम ले रहे थे, हर किसी को मजबूर कर रहे थे कि इस घर में से एक मकाम दिया जाए। गिरदा जैसे अंदर से चलती तो कोयलू की तरह दहक रही थी। इसके अंदाज में जिन्नत के लिए नफरत को महसूस कर सकती थी, और इस नफरत को महसूस करते हुए ने भी कुछ गलत भी नहीं लगा था। अब एक स्वतंत्र से और क्या उम्मीद कर सकती थी वो। भारत के निकाह को इसने कितनी आसानी से कबूल कर लिया था। इन्हें तो लगा था कि वो भारत के निकाह को कबूल ही नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने अपनी जगह किसी औरत को कबूल कर लिया था। जैसे वो जानती थी आज नहीं तो कल ये होने वाला है। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, तुम में और इस औरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम एक खानदानी औरत हो, तुम्हारा एक नाम है, एक रुतबा है, और वो क्या है? एक तवाइफ गंद का ढेर। तुम इसे औलाद देने वाली हो, तुम इस खानदान का वारिस पैदा करने वाली हो। मर्द कितना ही भटक जाए, लौटकर इसी औरत के पास आता है जो उसकी औलाद को इस दुनिया में लाती है। मोहब्बत कितनी ही क्यों ना हो, मर्द के दिल में इस औरत का मकाम अलग होता है जो उसकी औलाद को इस दुनिया में लाती है। तुम बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो, बाकी किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। वालिद उस लड़की को इस घर में ला तो रहा है, लेकिन इस लड़के के साथ आगे क्या होगा ये वो नहीं जानता। वो जबरदस्ती हमें मजबूर तो कर सकता है इस लड़की को इस घर में इज्जत से रखने के लिए, लेकिन इस लड़की को जबरदस्ती हमारे दिल में जगह नहीं दिलवा सकता। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इस लड़की को मैं आसानी से अपने बेटे पर कब्जा नहीं करने दूंगी। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। आमना बेगम इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। वो क्या करने वाली थी, वो क्या करने का सोच रही थी, वो नहीं जानती थी, लेकिन इनके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। शाबिर की वापसी तकरीबन रात के 3:30 बजे हुई थी। इसे हरगिज़ उम्मीद न थी कि असीर इसके इंतजार में बैठी होगी। वो हैरान ही तो रह गया था इसे सोफे पर लेटे देखकर। वो आगे को बढ़ता इसे करीब से देखने लगा था जब इसे महसूस हुआ कि वो गहरी नींद सो रही है। इसके लब अपने आप मुस्कुराए थे। इतने दर्द में भी असीर को इस तरह से अपना मुंतजर पाकर इसके दिल में हलचल सी होने लगी थी। मतलब अब वो अकेले नहीं था, कोई तो था जो इसका इंतजार करता, कोई था जो इसकी राहों में पलके बिछाकर बैठा रहता। अब वजह कोई भी हो, इसकी खुशी होने की वजह इतनी ही काफ़ी थी कि वह असीर इसकी मुंतजर थी। इसके कंधे पर गोली लगी थी और इसका हरगिज़ इरादा नहीं था अस्पताल जाने का, लेकिन अपनी चोट गहरी से गहरी होती पाकर इसे अस्पताल का रुख करना पड़ा था। इसका इरादा वापस घर आने का ही था, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब होने लगी थी कि इसे अस्पताल जाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के मुताबिक तो इसे तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तक अस्पताल रहना था, लेकिन वो नहीं रह सका था। इसने बस गोली निकल जाने का इंतजार किया था। शदीद तकलीफ की वजह से इसे बेहोशगी का इंजेक्शन लगाया गया था। इसे वापस होश में आते तकरीबन 5 घंटे लग गए थे। इसकी हालत देखकर इसकी हवेली फोन किया गया था, जहां पर इसके गार्ड्स को खबर कर दी गई थी। इसका गार्ड बिना किसी तरह का वलवला किए सीधा अस्पताल पहुंच जाता, लेकिन इसके बावजूद भी खबर मीडिया तक चली गई थी, जिसे रोकने के लिए इसने काफी सारे न्यूज चैनल्स को खबरदार किया था। इसकी सियासत में उभरने की वजह से अब इसके नाम पर आए दिन खबरें बनाई जाने लगी थी। ऑपरेशन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी खून काफ़ी ज़ाया हो चुका था। इसने काफ़ी लापरवाही से काम लिया था। 5 घंटे के बाद होश आते ही इसने घर वापस जाने का कह दिया था, लेकिन डॉक्टर से आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इनका कहना था कि गोली देर से निकलने की वजह से जहर इसके जिस्म में फैल चुका है, जिसकी वजह से जख्म में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। इसे घर आते देर तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अपनी बीवी को अपने इंतजार में वही सोफे पर देखकर इसके दिल में एक अजीब सी खुशी सर उठाने लगी थी। वह बेइंतहा खुश था असीर को इस तरह से अपने इंतजार में देखकर। वह इसके पास आता नरमी से इसके बालों को छूने लगा था, जिस पर असीर ने हल्की सी आंख खोलकर इसे देखा और फिर आंखें बंद कर गई। वो गहरी नींद में थी। असीर मेरा बच्चा, मेरा चांद, चलो ऊपर रूम में चलते हैं। वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए इसकी बालों को सहला रहा था, जिस पर अब की दफा वो चेहरा फेर जिस पर अब की दफा इसने चेहरा फेर लिया था। वो नींद में अक्सर ऐसा ही करती थी। शावीर एक नजर इसे देखता, उठकर खड़ा होता और फिर नरमी से इसकी गर्दन से हाथ निकालते हुए इसका सर अपने सीने पर रखा और फिर दूसरे हाथ की मदद से बड़ी सहूलियत से इसे उठाकर अपने सीने में भेज गया था। इसके कंधे पर इसका सर आते ही हल्की सी तकलीफ जाग गई थी। मेडिसिन का असर ही था जो अभी तक वो तकलीफ को सीरियस नहीं ले रहा था। शाह साईं मेरी चीजी लेकर आए हैं। इसके कंधे पर सर रखते वो नींद से बड़ी आंखें खोलते इसके चेहरे पर टकाए हुए सवाल करने लगी थी। हाँ मेरी जान, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, जो जो तुमने कहा था हर वो चीज़ लेकर आया हूँ। इसने बेहद नरमी से इसके लब्बों को चूमते हुए कहा था। गुड मेरा बच्चा, मेरा चांद, मैं सुबह खाऊंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। वह बिल्कुल इसी के अंदाज में कहती इसके सीने में सच चेहरा छुपा गई थी, जबकि शाबिर की गनी मूंछों तले अनाबी लब मुस्कुराए थे। वह इस रूम में लाता बेड पर लटाते हुए इसके साथ ही लेट गया था। इसमें फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वर्ड को चेंज कर पाता। असीर को उठाकर ऊपर लाने की वजह से कंधे का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, जिसे इग्नोर करके उसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। वह सोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट शाबिर का चैन कुरार लूट रही थी। वह बेख्तियार इसके चेहरे पर झुकता इसकी मुस्कुराहट को अपने लबों में कैद कर गया था। अरताश और परिविश रात का खाना एक रेस्टोरेंट से खाकर वापस आए थे। इसने गाड़ी लाकर अपने कारपोश में खड़ी की थी। यकीनन सारे मुलाजिम इस वक्त अपने क्वार्टर्स में जा चुके होंगे, क्योंकि रात के काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अरताज की निगाहें बार बार भटक कर परिविश की तरफ जा रही थी, जो आज बेतहाशा हसीन लग रही थी। इसके हाथों में खूबसूरत गजरे थे। वो अपने हाथों के एक दूसरे में मिल जाती काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। आज की रात अरताशा की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। इसने बेहद नरमी से इसके हाथों को अपने हलबू से लगाया था। जान, तुम ऊपर रूम में चलो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं दरवाजे वगैरह चेक करके आता हूँ, इसने इसे देखते हुए कहा था। और रात सोने से पहले करके सारे दरवाजे को खुद चेक करता था। और फिर आज तो इसकी शाबिर को कॉल भी करनी थी। इसके बाद परिविश सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए गाड़ी से उतरती अंदर चली गई थी। इसके दोनों हाथों में खूबसूरत गजरे थे, जो थोड़ी देर पहले अपने हाथों से अरताश ने इसे पहनाए थे। जब ट्रैफिक पर गाड़ी रुकते ही एक छोटा सा बच्चा इसके करीब आते हुए गजरे बेचने लगा। परिविश ने इसने मना किया था, इसे गजरों की जरूरत ना थी और ना ही वो कोई ज्वेलरी शौक से पहनती थी, लेकिन अरताश ने कहा था कि इसे शौक है, वो अपनी बीवी के लिए ये खूबसूरत गुलाबों के गजरे खरीदना चाहता है। वो इनकार नहीं कर पाई थी और इस वक्त अपने हाथों में
इस वक्त अपने हाथों में इन खूबसूरत गजरों को देखते हुए वो बार-बार शर्मा कर निगाहें चुरा लेती थी। इस वक्त अरताश की बेबाकियाँ अरूज पर थी। कभी वो इसके हाथ को अपने हाथ में थाम लेता, तो कभी इसके हाथ पर अपने लब रख लेता। गाड़ी में भी इसकी बेबाकियों की कोई हदूद नहीं थी। 2 दफ़ा तो इसने इसका हाथ थमकर स्टीयरिंग पर रखते हुए कहा था, चलो ज़िंदगी के साथ-साथ ये गाड़ी भी मिलकर चलाते हैं। वो उसकी हरकतों पर कभी हँसती, कभी शर्मा देती और फिर जिस तरह वो बेबाकी से इसे इशारे करता, कभी ठंडे हाथ इसकी गर्दन पर लगाता, कभी इसके सर से इसकी चादर को खींचकर बालू से उतार देता। इसके काले शीशों वाली गाड़ी से बाहर के सारे नज़ारे किए जा सकते थे, लेकिन बाहर खड़ा कोई इंसान अंदर नहीं देख सकता था और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा था। गाड़ी में बैठते ही वो उसका निकाब खोल चुका था और यह हकीकत थी कि अरताश के साथ होते हुए परी को परवाह भी नहीं थी कि वो जानती थी उस निकाब वो इसके पर्दे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करता है और इसके कौन-कौन से अंदाज पर फिदा होती। इसकी हर बात ही निराली थी। अपने खूबसूरत हाथों में महकते गुलाबों को देखकर इसने अपने हाथ अपने सीने से लगाए थे। ख्वाब इस तरह से भी सच होते इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसके ख्वाब सच हुए थे। एक ऐसे शख्स इसकी ज़िंदगी में आ गया था जो इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर गया था। क्या थी इसकी ज़िंदगी? दिन रात कोठे पर नाच गाना करना, उससे हासिल होने वाली रकम को रेशम भाई के कदमों में रखते हुए अपनी इज़्ज़त की भीख माँगना। लेकिन ये इंसान इसका मसीहा बनकर आया था। वो इसे जितनी मोहब्बत करती कम थी। इसके एहसान तो वो सारी ज़िंदगी इसके कदमों में बैठकर भी अदा नहीं कर सकती थी। हाँ, इसकी तलाक वाली बात ने इसे तकलीफ पहुँचाई थी। वो अपने कानों से अल्फाज़ सुनकर वो इस पर यकीन नहीं कर पाई थी और वो जानती थी ये पारी की आखिरी दीवार थी जो इनके बीच से गिर चुकी थी और अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। अल्लाह पाक ने इन्हें औलाद की नेमत से नवाज़ा था, लेकिन शायद वो सही वक़्त नहीं था। हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढने से खुदा नाराज़ होता है, वो जानती थी। वो बस इसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रही थी। इसे खुदा की ज़ात पे यकीन था, वो वक़्त दोबारा इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। वो कमरे में दाखिल हुई तो 10 मिनट यूं ही गुजर गए थे। अरताश अभी तक नीचे अपनी गाड़ी के करीब खड़ा फ़ोन कान से लगाए हुए था। ना जाने वो किससे बात करने में मसरूफ़ था, लेकिन इसके क्या बता रहे थे, या तो वो अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहा है या फिर वो कॉल अखराज की है। लेकिन आज अखराज की कॉल होती तो वो रूम में ही से बात कर लेता, लेकिन शायद अखराज नहीं था। वो खुद भी तो आशी से बात करना चाहती थी। शायद वो कोई और था। अरताश अक्सर अपने एक दोस्त का जिक्र करता था, शावीर शाह। हो सकता है इसी का फ़ोन हो। अरताश ने बताया था कि वह अमेरिका में केस में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, जिसमें शावीर शाह ने निकलने में इसकी बहुत मदद की थी। हो सकता है इसी का फ़ोन हो। इसने कुछ सोचते हुए बेड पर बैठकर इसका इंतजार करना चाहा, पे दिमाग में एक ख्याल आया और अलमारी की तरफ बढ़ते हुए इसने सामने लगा एक कामदार खूबसूरत सा फ्रॉक निकाला था। अरताशा, आज मैं खुद आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करूँगी। ये रात आप यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रात मैं यादगार बनाऊँगी आपके लिए। इससे ज़्यादा हसीन रात आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं होगी। आज परिविश अपने आप को आप पर वार देगी। आज की ये रात आपकी सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएँगे, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपकी परिविश आपसे कितनी मोहब्बत करती है। आज आपको पता चलेगा जब एक औरत मोहब्बत करती है तो इसके लिए फिर हर चीज़ से बढ़कर अपने महबूब की खुशी मायने रखती है। इसने ड्रेस निकालते हुए चेंजिंग रूम का रुख किया था।